पार्टियों, आज मेरे साथ जद्दा का नंबर 1 रैपर है। मेरी नज़र में जद्दा का नंबर 1 रैपर है वो। और मैंने उसको ये बोला कि भाई आप हमारे पास आओ और हम आपसे सीखना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कि रैप क्या है, क्या सीन है। वो एक बंदा नहीं है, मतलब वो आर्मी है पूरी, वन मैन शो माशाल्लाह। वो डायरेक्टर भी है, वो साउंड इंजीनियर भी है, वो रैपर भी है, वो डांसर भी है। लास्ट व्लॉग में शायद आप लोगों ने देखा हो। तो मेरे साथ है नन अदर देन जद्दा का शाकिर और सकीरो। सही नाम लिया, सकीरो? हाँ, सकीरो। ठीक है। सबसे पहले तो शाकिर, मुझे ये बताओ, मैं लोगों से जो भी आता है उससे ही पूछता हूँ कि हु इज़ दिस पर्सन। तो मैं ये बोलूँगा कि हु इज़ सकीरो एंड व्हाई सकीरो। शाकिर के बाद सकीरो क्यों और क्या है, प्लीज? यार ये ना बड़ी लंबी जर्नी है। मतलब पहले मैं कुछ और नाम था मेरा, स्कूल में मिस्टर सोनू था, अजीब सा, वो भी एक स्टोरी थी। हाँ, वही मैंने देखा था कि तुम्हारे उसमें सोनू लिखा हुआ था। तो सोनू से सकीरो का सफर क्या रहा? भाई मिस्टर सोनू ऐसा था कि मैं क्लास में हमेशा लेट जाता था। ओके। और मैंने ऐसे टाई लटकाई होती थी। लेट जाता था मतलब लेट या लेट पहुंचता था? ठीक है। तो अब सर जो थे ना, वो क्लास टीचर, उनको पता था कि मैं बहुत नॉटी लड़का हूँ, मतलब उस जबान में हरामी लड़का हूँ। हाँ, ठीक है। तो मैंने टाई लटकाई होती थी, बाल इमो बॉयज उस टाइम चलते थे। सर कहते थे अब मिस्टर आ गए। तो ऐसे करते करते ना लड़कों ने मजाक बना ली मिस्टर। तो अम्मी वैसे ही बचपन में गोलू सा होता था तो सोनू बुलाती। तो आपके भाई ने क्रिएटिविटी की, मिस्टर सोनू को पकड़ तुमने, मतलब वो जो तुम्हारे लिए नेगेटिव चीज थी उसको पकड़ के तुमने, हाँ, तो उस मिस्टर सोनू बन गया। फिर जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, मैंने बोला ये कैसा नाम है मिस्टर सोनू। खुद से ही नफरत हो रही थी। तो उसके बाद फिर सकेरो आया। सकेरो मैं एक गेम खेल रहा था लॉकडाउन में। ओके। तो सकेरो एक जापानीज नाम है जिसको आप इन शॉर्ट कह लो कि इमॉर्टल। ओके। जो कभी ना मरने वाला, कभी ना खत्म होने वाला। हाँ। ओके। तो उस वजह से मैंने बोला कि लाइफ में कुछ ऐसा करके जाना है मरने से पहले कि कभी भी नाम खत्म। ठीक है। तो उसके लिए क्या सोचा है कि क्या ऐसा करना है कि जिसके लिए नाम कभी भी ना खत्म हो, नाम कि कभी इमॉर्टल रहो? इमॉर्टल, देखिए मैंने ना अपनी लाइफ में 2 चीज़ें सीखी। एक इंसान जब पैदा होता है उसकी पैदाइश तब होती है। दूसरी पैदाइश उसकी तब होती है जब वो सोच लेता है कि उसको क्या बनना है। ठीक है। तो मेरे लाइफ में यही एम था कि मुझे फिल्म डायरेक्टर बनना है, अर्निंग के वजह से। ठीक है। और मेरे पैशन की वजह से एक रैपर हूँ मैं, अच्छी लिरिक्स लिख लेता हूँ, कंपोजिशंस आती हैं मुझे, गॉड गिफ्टेड है। ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि मुझे नेटफ्लिक्स के लिए फिल्म प्रोड्यूस करना, फिल्म डायरेक्टर, ये बोलो, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे लंबे ख्वाब देख रहा हूँ। लेकिन आपको पता है ना, वो इमरान हाशमी ने बोला है कि ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं होता। कोई हर्ज नहीं। अच्छा, अब मैं तुम्हें, सॉरी, हाँ, कंप्लीट करो फिर बताओ। मतलब कि वो क्या बोला था उसने कि जेब खाली हो तो ख्वाब देखने का मजा आता है, फिर जब जेब में पैसे आते तो ख्वाबों को पूरा करने का होता है। देखो, वैसे आप लग भी इमरान हाशमी रहे, हमारापन बोले। क्या कर रहे? मैंने कहा आप लग भी इमरान हाशमी रहे, हमारापन बोले। इसका जवाब मैं थोड़ी देर में देता हूँ। हाँ, ऑडियंस से कमेंट में पूछ लेना आप लगे कि नहीं। पीछे म्यूजिक चल जाएगा तेरा। अच्छा, तुमने ये बात की कि पैशन के उससे तुम रैपर हो और डायरेक्टर बनना चाह रहे हो। तो ऐसा तो नहीं होगा आगे जाके कि जिस तरह से तुम्हें सोनू बुरा लगने लग गया, आगे जाके तुम्हें डायरेक्टर होना भी बुरा लगे, या हो सकता है रैपर होना भी बुरा लगे कि यार ये मैं क्या कर रहा था, अब मैं कहाँ आ गया? नहीं, मतलब इस वो जो होता है भाई, किस फील्ड में आ गए तुम? नहीं, इसका तो मुझे पता है ना, लाइक कि मैं आई एम हैप्पी विद इट और मेरी जॉब भी यही है। ठीक है। मतलब मेरी जो जॉब है वही मेरा पैशन, और दोनों सेम चल रहा है, तो तभी मैं बोर नहीं होता इस चीज़। रैप बनाना जॉब है या डायरेक्टर? नहीं, डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर। मैं कंपनी के लिए रियल एस्टेट में फिल्म डायरेक्टर हूँ, सऊदी अरब में। माशाल्लाह। हाँ जी। तो ये तुमने पढ़ा है प्रॉपर या जस्ट यूट्यूब से सीखा है या क्या किया? मैंने स्टार्ट में तो सीखा ही था। मैं 9th क्लास में था तो उस टाइम क्या होता था, पीएसजे से पढ़ा हूँ मैं। ओके। अनफॉर्चुनेटली नहीं, फॉर्चुनेटली सॉरी, बोला आपकी। तुम ऑलमोस्ट ये कह लो कि तीसरे या चौथे बंदे हो अभी तक पॉडकास्ट में। तुम्हारी वाली एपिसोड जो है वो 8वीं होगी, लेकिन 1 2 3, हाँ, मुझे मिला के तकरीबन 5 बंदे पीएसजे के हो चुके हैं। माशाल्लाह। पीएसजे में आप ये देख लें कि कितना टैलेंट है। कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, और माशाल्लाह हमारे सामने। हाँ, तो उस टाइम क्या होता था, जब मैं 9-10 में होता ना, तो उस टाइम एक दौर चला था हनी सिंह बोहेमिया। ओके। तो मेरे साथ एक लड़का होता था अहमर, वो टिकटॉकर भी, आप शायद जानते हो। ओके, मलिक अहमद। तो वो हनी सिंह, वो बोहेमिया का फैन था और मैं हनी सिंह का फैन। ठीक है। तो हमारी ना ब्रेक टाइम में बीफ चलती थी, बैटल चलता था। वो हनी सिंह, वो बोहेमिया के रैप करता था, मैं हनी सिंह के। उस टाइम ना लड़के जो हनी सिंह के फैन होते थे वो मेरे साथ आगे खड़े हो जाते, बोलते थे यार ये। तो फिर जब मैं रैप करता था तो उसमें ना लड़कों को थोड़ा सा फ्लो आता था कि यार हाँ बोल, फिट करता है, तू कर। वहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट किया 9th क्लास से। करते करते उसी लड़के ने मुझे बताया रिकॉर्डिंग कैसे होती है,
सॉफ्टवेयर क्या होता है, मिक्स एंड मास्टरिंग क्या होती है, और सिखा के खुद उसने छोड़ दिया। ओके, और तुमने उसको कंटिन्यू कर लिया? और फिर मैंने उसको सीखता गया उस सॉफ्टवेयर को। फिर उस टाइम से मैंने पहला गाना बनाया था और मुझे बहुत गालियाँ पड़ी थी। क्या गाना था पहले? उस गाने का नाम था नो वन। मैं आपको भेज भी दूंगा, आप बेशक चला देना। तो वो बड़ा ही अजीब सा था। उस पे जब बीट इंग्लिश में रैप किया था मतलब? नहीं, उर्दू में रैप था, लेकिन वो चला था, उसका रैप वर्जन बहुत चला था। लेकिन जहाँ से मैं गाना गाता हूँ ना, वो बीट ड्रॉप होती है, तो अपनी तरफ से मैं अरिजीत सिंह बनने की कोशिश की थी। तो उस पे मेरा दबा के ओके समझिए हो गया। बिल्कुल मैं पहुंच गया। अच्छा यार, रैपर से ही रिलेटेड अगर हम रैप की ही बात कर रहे हैं, अभी तुम्हारे डायरेक्टर और साउंड की तरफ हम आते हैं, लेकिन रैप से ही अगर हम बात करें रिलेटेड, तो मुझे ये बताओ कि मैंने ये बहुत सारे रैपर्स में देखा है कि मतलब सवाल को समझना, और अगर आप में से भी कोई रैपर हो तो एकदम से केला ना हो जाना, मतलब समझना इस बात को कि हर रैपर अग्रेसिव क्यों होता है, ठीक है, एक बात। दूसरा, यानी मुझे ये फील होता है कि हर रैपर कहीं ना कहीं एक लेवल पे सड़ा हुआ होता है, ठीक है, कि वो कहीं उसके अंदर कोई एक अग्रेशन होती है, कोई एक गुस्सा होता है, जो वो कभी कभार चौड़ा भी होता है, ठीक है। वो किस तरीके से कि भाई वो अक्सर वो होते हैं कि भाई मैं ही हूँ जो हूँ, यानी वो उसके अंदर वो इगोइस्टिक वो चीज़ आ रही होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि रैप क्या नॉर्मल नहीं हो सकता? जैसे बादशाह रैप करता है और चिल मॉल रैप करता है वो, तो ज़रूरी है कि रैप में ये वाला फैक्टर आए? वही, अब आप देख रहे ना, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दिया कि हर बहुत टाइप रैपर्स, बहुत सारे रैपर्स, एग्रेशन वाले भी हैं, लो फायर रैपर्स भी हैं, मम्बल रैपर्स भी हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा इसकी ब्रांचेस बन गई, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर रैपर जो होता है ना, आपको देखेंगे उसकी ना एक अंदर होती है कि यार मुझे ना मेरी स्टोरी बतानी है, ठीक है। तो मेरा भी यही सीन था, लाइक मैं ना वो वाले रैप्स बहुत कम करता हूँ जो कि एंटरटेनमेंट करें, लेकिन आगे जाके मैं करूँगा। जैसे मैं अंडरग्राउंड से अभी मेन स्ट्रीम की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। अभी इसका डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि अंडरग्राउंड क्या है, मेन स्ट्रीम। तो मैं पहले अंडरग्राउंड रैप करता था, तो उसमें क्या होता है, उसमें एग्रेशन होता है, उसमें आपकी स्टोरी टेलिंग होती है, आप किस जगह से उठ कर आए हो, आप क्या कर रहे हो। लेकिन अब मेन स्ट्रीम की तरफ मैं इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको पता है इस वे में अगर आपको बहुत कमर्शियली प्ले होना है पूरी वर्ल्ड वाइड में, तो आपको मेन स्ट्रीम होना, आपको इस टाइप के गाने बनाना जरूरी है, जैसे बादशाह की होगी इस टाइप के। तो अग्रेशन मेरा इसलिए स्टोरी, जैसे आपने इकामे गाना देखा होगा, उसके बीच में अग्रेशन था, उसमें एक स्टोरी थी कि मैं जब लंदन से वापस आया था, मैंने देखा था हर बंदे की लाइफ में इशू क्या चल रहा है, इकामा। किसी का एक्सपायर है, किसी का होने वाला है, हाँ, और किसी की शादी रुकी है तो इकामा है, किसी को जॉब नहीं मिल रही तो इकामा है। तो उसके ऊपर ना मैंने एक एज अ मोटिवेशनल एग्रेशन रैप दिया कि मुखिया इकामा मुंडा करदा ना खो, तो कुड़ी वाले कहते मुंडा होवे विच फौज, कि लाइक मेरा जहाँ पे रिश्ता होना है वहाँ पे वो लड़की के अम्मा अब्बा कह रहे हैं कि यार लड़का फौज में होना चाहिए सेट, मेरा तो इकामा ही खत्म हुआ है, बट आई डोंट केयर आगे मैं क्या करूँ ठीक है कि मतलब इकामा खत्म हुआ है, उसके बावजूद मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। एग्जैक्टली, एक ये हो गया इट्स काइंड ऑफ मोटिवेशन कि यार आपको सिर्फ इकामा नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि मेरा एक दोस्त था, उसने इकामे के बगैर बहुत ज़्यादा यहाँ पे अर्निंग करके वो निकल गया, उसने वेट ही नहीं किया कि, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे बड़ी पसंद आई तुम्हारी ये बात, बहुत सारे लोग इस चीज़ को अपना एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि यार हमारा तो काम एक्सपायर है, एग्जैक्टली यार हम ये नहीं कर सकते क्योंकि काम, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बिना कामे के, वही तुम्हारे दोस्त वाली बात है, तीर मार के और निकल भी जाते हैं। और आपको एक और मिसाल मैं दे दूँ, जब लॉकडाउन लगा था तब कोई काम नहीं था, सिर्फ दुनिया में 2 काम चल रहे थे, ऑनलाइन और अमेजोन की जो फूड डिलीवरी होती है, और एक 2 और मुझे दूसरा काम ज़हन में अच्छा सॉरी 3 काम चल रहे थे उसमें मुझे लगा तो वो भी बोलोगे सिर्फ 2 काम चल रहे थे, उसमें दूसरे नंबर पे जो था फूड डिलीवरी का काम था। अच्छा फिर सही है आगे चलो। नहीं तो मैं अच्छा सॉरी, एक बात मैं आप लोगों को ही बताना चाहूँगा कि तुम्हें भी बता रहा हूँ कि बड़ा हल्का फुल्का सा पॉडकास्ट, इसके अंदर कोई फॉर्मल वो नहीं है, हम इसमें बीच में मजाक भी करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा तफरी हंसी मजाक ये वाली चीज़ भी चलेगी क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। मतलब अब मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि भाई अगर आपको रैपर बनना है तो आप ये फिल करें, ये फॉर्म भरें, ये करें, इस तरह, ऐसा नहीं है। मतलब ऑफिशियल कोई चीज़ नहीं हो रही, प्रोफेशनल कुछ नहीं है, एक कैजुअल माहौल चल रहा है, तो इस वजह से मतलब जो मुझे भंड आया वो मैंने एकदम से दे भी दिया। प्लीज़ फैमिली पॉडकास्ट है, मैंने बहुत कंट्रोल नहीं शदीद फैमिली पॉडकास्ट है, आप कंट्रोल रखिएगा वरना काटना पड़ेगा। तो एक ये था, उस टाइम भी आपको पता है एक सीरियस वे में उस टाइम लॉकडाउन था, तो आपको पता है पाकिस्तानी फैमिलीज शादियों की फिल्म लगा के बैठ जाते थे उस टाइम बहुत सारे। तो टेक्सास में ना एक बंदा था, उसके पास कोई थी 40 मिनट की फिल्म, ओके। तो उसने मुझे अप्रोच किया और उसने बोला कि हमें ना इसको री एडिट करके छोटा करना है। तो
उस टाइम भी अर्निंग चल रही थी, इकामा का तो कोई सीन नहीं था ना। तो अभी भी ये सीन है, अगर आपकी स्किल अच्छी है आप फाइवर पर जाओ, आप बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स है उस पर जाके साइन अप करो और अर्निंग स्टार्ट करो। आपको कोई कामे की ज़रूरत नहीं। हाँ, वो लीगल होने के लिए ज़रूरी, मैं ये नहीं कह रहा कि कामा ना बनाओ, फोकस नहीं करो, अगर आपको रहना है तो करो, फॉलो द रूल्स, लेकिन मेन एक्सक्यूज इसको नहीं बनाओ, यू नो, मुख्य आई कामा मुंडा करता ना हो। ठीक है। अच्छा, स्किल्स की अभी तुमने बीच में बात की, तो कहाँ से एक्वायर करें स्किल्स, कहाँ से लेके आए? जब एडिटिंग सीखनी है, ये सीखनी है, वो सीखना है, कहाँ से करें घर में बैठे बैठे? जनवरी से तो मैं अपना कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जिसको मेरे पास आना है वो आ जाए। ओके, मेरे पास हर कोई अपना कोर्स ही बेचने आ रहा है मतलब। हाँ, जनवरी से अपना कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, नाइस। और उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो मैं खुद भी अभी सीख रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने अगर पढ़ लिया तो खत्म हो गया, मैं अभी भी, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है। आपको पता फिल्म मेकिंग पे अगर आ जाते हैं हम, तो पहले ग्रीन स्क्रीन चला करती थी, बैकग्राउंड की रिमूव, अब 3D स्क्रीन्स उन्होंने बना दी हैं। ओके, इतनी रियलिस्टिक हो गई वो कि वो कुछ भी CGI से डिज़ाइन करके पूरा व्यू, वो जो तुमने लापता में किया, जैसे कि लापता में, लापता में सिटी वॉक के जो पीछे बैकग्राउंड एग्जैक्टली वो VFX में आ जाता है। Okay. वो तो मैंने उसको मास्क किया ना, मतलब वो एक नॉर्मल बेसिक सी एडिटिंग है। ठीक है। बट जो बड़ी लेवल्स पर, जैसे मार्वल्स की फिल्म होगी, अब वो ग्रीन स्क्रीन कम यूज करते हैं, वो CGI यूज करते हैं। यानी ऐसी रियलिस्टिक स्क्रीन आ गई है कि आप उसके सामने खड़े होकर शूट करोगे, ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल रियल सीन, हम उधर ही हैं, हम उधर ही हैं। अब ग्रीन स्क्रीन कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती कि क्लिक करो, बैकग्राउंड रिमूव होगा, कलर ग्रेड करो। तो वो क्या बता रहा था मैं? तुम इसी का बता रहे थे कि स्किल्स का बता रहे थे, कहाँ से एक्वायर तो करो? स्किल्स के बारे में मैं ये बता रहा था कि अभी भी मैं अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए छोटे छोटे कोर्सेज बाय करता रहता हूँ। उसके लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है Udemy, यूट्यूब, जैसे आप भी बताते हैं अक्सर कि यूट्यूब बहुत बड़ी अकेडमी है, वहाँ से आप अपनी स्किल पॉलिश करते हो। लेकिन अगर आपको प्रॉपर फिल्म मेकर ही बनना है और फिल्म डायरेक्टर बनना है, तो उसके लिए आप एक कोर्स एटलीस्ट उस बंदे का ज़रूर खरीद लो, जिससे आपको पूरी एक बेस और सीक्वेंस मिल जाए। बिल्कुल सही है कि कैमरा बेसिक्स क्या होती हैं, एडिटिंग क्या होती है, और मेन चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। कैमरे तो आपको पता है कोई भी यूज़ कर लेता है, सीख लेता है, हर बंदे के पास फोन। मेन चीज़ होती है कंपोजिशन सीखना। आपको पता हो एंगल क्या है, आपके माइंड में पूरी फिल्म चलती हो। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई कमर्शियल आता है ना, तो वो शूट करने से पहले पूरा मैं अपने माइंड के अंदर उसको प्ले कर लेता हूँ, स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो फिर जाके मैंने Udemy से भी सीखा है, मैंने यूट्यूब से भी सीखा, लेकिन मेन मैंने सीखा था लंदन से। ओके। लंदन में एक प्रोडक्शन थी, लंदन फिल्म प्रोडक्शन, उसके मैं आपको BDS में भेजूंगा, आप बेशक प्ले कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने T सीरीज अपना पंजाब के लिए एक बॉलीवुड सॉन्ग शूट हो रहा था, उसका मैं BTS डायरेक्टर बनकर गया था। और उस टाइम मैं काम करता था बैटरीज का, बैटरी नहीं होती हाइब्रिड बैटरीज, वो चेंज करता था। तो मुझे चांस मिला तो मैं चला गया वहाँ पर, और BTS डायरेक्टर बनकर मैं इतना तैयार शर हूँ, मेरा शुरू से ये स्टाइल जैकेट बैग। तो वहाँ के डायरेक्टर ने बोला कि यार ये लड़के को ना एक्टिंग करानी है, इसको बुली बॉय बनाना है जो लड़कियों को छेड़ता है, जो चकल ही ऐसी है। एग्जैक्टली। तो उसके अंदर मेरा रोल भी है, मैं ऐसे जाता हूँ, लड़की की पिक्चर लेता हूँ और फिर उसको ब्लैकमेल करता हूँ और ये वो। तो मैंने वहाँ से किया था। और अब आगे ना, अगर आप लोग जितने भी यंग यूथ हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो ये नेवर एंडिंग फील्ड है। ठीक है। दुनिया बंद भी हो जाएगी फिर भी लोग वीडियोस बना रहे हैं, और इसमें और अब तो और ज़्यादा बूम आ रहा है इस फील्ड में, और ज़्यादा चीज़ आ रही है जब से यूट्यूब और ये सारी चीज़ें आई हैं। और फिर उसके बाद छोटे छोटे रील्स और टिकटॉक, और ये टिकटॉक पे भी हम आएंगे अभी, बहुत डिटेल्ड उस पर भी बात करनी है, टिकटॉक के ऊपर भी। आपको पता है दुनिया के अंदर जितने बिजनेस भी चल रहे हैं ना, उनके लिए, उनको चलाने के लिए भी सबसे बड़े एसेट्स ही हैं, वीडियो, ऐसे ही फोटोग्राफी। आप इसको ऐसे देख लो ना कि आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, कोई भी ब्रोशर उठा लो, कोई भी ऐड उठा लो, उसमें से आप सिर्फ पिक्चर रिमूव कर दो। हाँ, अगर आप यही कहते हो कि नहीं भाई कैमरे की कोई वो नहीं है, या आगे इसका कोई स्कोप नहीं है, या फ्यूचर नहीं है कोई भी, तो आप उसमें सिर्फ पिक्चर रिमूव कर दो, सारी अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है उस चीज़ की। यानी पिक्चर और वीडियो जो है वो फ्यूचर है। तो अभी तुमने लंदन का जिक्र किया, तो वहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? लंदन में मैं पढ़ने नहीं गया था, स्टडी मैंने पोलैंड से की थी। ओके। और पोलैंड से मैं अपना रेजिडेंस लेकर, नेशनैलिटी काइंड ऑफ नेशनैलिटी थी, मुझे रेजिडेंस मिल गया था, फिर मैं पोलैंड मूव हो गया, पोलैंड से लंदन मूव हो गया, क्योंकि लंदन में ज़्यादा स्कोप था और ज़्यादा अर्निंग थी एज़ कम्पेयर टू पोलैंड। पाउंड्स थे ना, ब्रिटिश पाउंड, तो उस वे से मैं थोड़ा बेटर फ्यूचर के लिए वहाँ पर गया। वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था वेटर, सफाई करना और ये वो करते 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 जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ पर एक क्रू आया था पूरा, जिन्होंने शूट वूट करके खाना खाने आए थे। वो लाहौरी रेस्टोरेंट था ग्रीन स्ट्रीट में। अभी भी अगर आप गूगल पे जाके लिखो ग्रीन स्ट्रीट और लाहौरी रेस्टोरेंट, छोटा सा ढाबे टाइप का, वहाँ पे ना मैं मतलब बर्तन और ये और वेटर टाइप था। तो वहाँ पर एक क्रू आया था, तो वहाँ से ना मैंने उनमें एक बंदे को बोल दिया था
कि यार मेरा ना ऐसे ऐसे शौक है ये वो, तो मैं करता हूँ। उसने बोला कोई मसला नहीं बेटा आ जाना। फिर उसने मुझे वो टी सीरीज़ के गाने के लिए अप्रोच करवाया और फिर वहाँ से मैं गया, और वहीं से फिर मेरी जो वहाँ से जर्नी स्टार्ट होकर मैं गाड़ियों उसी दौरान ही जब ये शूट्स वूट चल रहे थे, तो रेस्टोरेंट से मैं एक बैटरीज़ की दुकान थी, हाइब्रिड बैटरीज़, लंदन में ना हाइब्रिड चलता है ओके गाड़ियाँ, तो उसकी बैटरीज चेंज करता था। तो करते 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 फिर मैं वहाँ पर चला गया। वहाँ से फिर मैं एज ए इकलौता बेटा, फिर मुझे सऊदी अरब आना पड़ा बहन की शादी वादी के लिए। तो अभी यहाँ पे फिट चल रहा है यहाँ पे। ज़बरदस्त। ये जिस तरह से तुमने ये बताया ना, ये कि पहले तुमने स्टार्ट किया एज अ वेटर स्टार्ट किया, फिर उसके बाद तुमने बैटरीज भी चेंज की गाड़ियों की, तो इसी चीज़ से रिलेटेड अक्सर ऐसा होता है कि हमारी काम से रिलेटेड या नौजवान नस्ल जो है वो काम से रिलेटेड थोड़ा सा उकताती है या शर्माती है कोई भी काम करते हुए कि नहीं यार ये छोटा काम है या कोई। इस बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा कि काम कोई भी छोटा यार मैं आपको होता बात है या बताता हूँ, जब मैं लंदन में था ना तो मैं पेरेंट्स के साथ बहुत कम कनेक्शन में था, क्योंकि मैं उस टाइम मेरी एज बहुत छोटी थी, मैं 17 साल का था और मेरे अब्बू मुझे पोलैंड छोड़ के जब जा रहे थे तो मैं रो रहा था, क्योंकि पहली बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अननोन कंट्री, ना ज़बान आती है, और पॉलिश लैटिन ज़बान है, दुनिया की 3rd नंबर पर टफ लैंग्वेज थी उस टाइम गूगल के बेस पर, और वो ज़बान भी नहीं आती थी और कभी ट्रैवल भी नहीं किया था। तो वो करते करते ना, आपको पता मैंने पोलैंड में भी ये काम किया था, और जब मैं बैटरी से काम करता था आपको पता मेरी कमर, क्योंकि वो 41 किलो की एक बैटरी होती थी और मैं आई थिंक उस टाइम मेरी एज थी 20 और 90, तो वो मैं जब उठाता था ना तो रात को जाकर, मतलब ये पीछे कमर की तरफ पे इतनी दर्द होती थी ना, और उधर पे मैं ऐसे क्रीम टाइप भी नहीं मल सकता था, उधर बस मैं ऐसे मार मार के और दर्द में सो जाता था। तो मतलब ये था। और उस टाइम पे ना मुझे एक टीचर थे, उन्होंने एक बात बोली थी, बेटा कभी भी ना ये नहीं सोचना कि आप एकदम ही ऊपर जाओगे। ये बात मुझे पता क्यों पहले सोचता था कि मैं एकदम जाऊंगा, क्योंकि जस्टिन बीबर को मैंने देखा था दुनिया का यंगेस्ट टीनेज सिंगर, तो उससे ना इंस्पिरेशन हुई थी कि मुझे भी बनना है यंगेस्ट, ये बन सकता तो मैं भी बन सकता। हाँ मैं भी। लेकिन उनके लिए अल्लाह ताला ने ना अलग रूल्स बनाए और हम लोगों के लिए अलग। तो उन सर ने बोला बेटा पहले ना आपको एकदम घूमने वाली कुर्सी नहीं मिलती, आहिस्ता आहिस्ता पहले आप ये करते हो ये करते हो ये करते हो, फिर आपको घूमने प्रोसेस। और ये प्रोसेस है, मुझे लगता था कि शॉर्टकट लगता है और आप पहुंच जाते हो, लेकिन नहीं, बहुत कार। तो फिर उसके बाद सऊदीया कब आए? सऊदीया में आया था जब लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला था, 1-2 मंथ पहले। तो मेरे अब्बू की हेल्थ कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो मैं इकलौता बेटा हूँ ना, तो फिर मुझे रुकना पड़ा। अब्बू ने बोला बेटा अब तुम हमारे साथ रहो, मसला नहीं है। और सऊदी अरब में आपको पता है अगर आप बाहर से होकर आते हो ना, अगर आप एक्सपीरियंस ले लेते तो बहुत अच्छी आपकी लाइफ हो जाती है। और अगर आपके पास रेजिडेंस है यहाँ पर तो आपकी तो बल्ले बल्ले। रेजिडेंस है कहाँ पे? यूरोप साइड का कहीं पर भी, वेस्ट कहीं की साइड। भी अच्छा ये मतलब है तुम्हारा कहने का कि अगर जैसे तुम्हारे पास पोलैंड की रेजिडेंस थी और तुम यहाँ पे आए हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक बहुत उससे पहले अगर मैं इधर होता तो मुझे हारिस की जॉब होती, 1500-2000 रियाल में काम कर रहा होता। ओके, मतलब उस टाइप की जॉब होती। और अगर मैं अभी उसी बेस के ऊपर आऊँ, ये बात बहुत फैक्ट है, बहुत लोगों को वियर्ड लगेगा इस बात में, लेकिन ये फैक्ट है। और मेरी कंपनी वालों को 5-6 महीने तक नहीं पता था कि मैं पाकिस्तानी और मुस्लिम, ओके, क्योंकि जब मैंने जॉब ऑफर के लिए अप्लाई किया था तो मैंने अपना रेजिडेंस रखा था। तो उसकी पावर आपको पता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने सिर्फ पासपोर्ट के अलग पैसे ले रहे हैं। ओके, अलग पासपोर्ट होने के, और होते वो पाकिस्तानी है? होते पाकिस्तानी है, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, और 10 to 15,000 रियाल टीचर्स जो हैं वो अलग चार्ज करते हैं। मेरे जानने वाले मेरे घर के सामने रहते थे, और वो ब्रिटिश थी, टीचर थी। यानी वो सिर्फ इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं कि उनकी नेशनैलिटी के अलग पैसे मिलते हैं उनको। मतलब अब फिर यहाँ पे आके क्या किया? यहाँ पर आकर मैंने यहाँ पर आकर अप्लाई किया। सऊदी अरब में आपको पता है, मैं जॉब से रिलेटेड बता दूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं, हम मुझे मैसेजेस आते हैं जॉब 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 जॉब, और वो क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ बैठ कर ना देख रहे होते हैं कि हमें एक जुगाड़ कहाँ से लगना है। आपको पता मैं क्या करता था, सुबह उठता था मैं 6 से 8 बजे, ये टिप बता रहा हूँ लोगों को कि ये बहुत ज़रूरी टिप है अगर आपको जॉब चाहिए सऊदी। सुबह 6 से 8 बजे के दरमियान उठो, अपनी CV बहुत अच्छे से बनाओ और 6 से 8 के बीच में सेंड करो। रात को 11-12 बजे सेंड नहीं करो, अपनी मर्जी से मुंह उठाकर, जो रात की रूटीन है आपको खवारी करनी, सुबह उठ रहे हैं 6 से 8 के बीच में। फिर जब टीम बैठती है ना HR तो वो देखती है कि ईमेल्स आई हैं, तो उसमें से जो टॉप 5-10 होते हैं ना, तो उसी में से डिसाइड हो जाता है, उसी में से वो बुलाते हैं, बाकी को वो इग्नोर करते हैं। अगले दिन फिर वो ये नहीं देखते कि जो बाकी बची उनको बुला ले, वो उनको बुलाते हैं जिन्होंने अगले दिन। हाँ, तो आपने ये जरूर करना है। और उसके बाद आपके अंदर एबिलिटी होती है। फिर एक वर्टा रिजॉर्ट है आपके इधर मोहम्मदिया में, सबसे पहले मैंने वहाँ पे तुम्हारी मुलाकात मेरे से पहले दफा हुई थी, सबसे पहले वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। मैंने एज ए ग्राफिक डिजाइनर शुरू किया था, मुझे डिजाइनिंग का बड़ा शौक था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ना ग्राफिक डिजाइनिंग से मैं बोर हो गया। मैंने बोला यार इस पे ना मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। वो एक्साइटमेंट नहीं था, एक ही जगह बैठ के आप डिज़ाइन करते रहो वो भेज दो, कुछ एक्साइटेड नहीं था। और मैं ऐसा बंदा हूँ कि मुझे ना एक जगह नहीं रहना,
और मुझे 9 to 5 वाला बंदा नहीं बनना। ये आपसे इंस्पिरेशन मुझे मिली थी। ओके। आप भी इसके लिए मेरे पीछे बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। मैंने आपका व्लॉग भी देखा था और आपको भी कि यार मतलब जॉब छोड़ दी थी, क्यों? क्योंकि यार दिल नहीं कर रहा, मतलब आपका जो पैशन आप वो फॉलो कर रहे हैं और आप वो कर रहे हो एंड यू आर हैप्पी। तो मेरा भी यही सीन था। तो मैंने क्या किया, मैंने ना टॉप 10 होटल्स निकाले। फिर भी अगर आपको जॉब नहीं ना मिल रही तो आप अपनी फील्ड देखो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक डिज़ाइनर हूँ, ठीक है, एग्जांपल, और मुझे किससे रिलेटेड डिज़ाइन करना पसंद है, पहले वो फाइंड करो। उसके अलावा मैंने फिर क्या किया, जद्दा के टॉप 10 होटल्स निकाले, उनमें से जाकर मैंने उनके नंबरों पर कॉल की। आपको डिज़ाइनर चाहिए, आपको डिज़ाइनर चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, कॉल कर करके उनमें से मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि 5 से 10 होटल्स को आप कॉल करो, या कोई भी फील्ड से आपको 1 से 2 जगह ऑफर ज़रूर आएगी। ठीक है। फिर आप अप्लाई करो वहाँ पर। अगर आपकी एबिलिटी स्किल्स हैं तो आपको जॉब मिलेगी। यू नो, हरकत में बरकत। ऐसा ही है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुनिया में आपको ढूंढ रहा होता है। एग्जैक्टली। और कमी आपकी तरफ से ही हो रही होती है कि आप दरवाज़ा नहीं बजा रहे होते। हाँ, दूसरा रिलीजन को ज़रूर रखना, लाइक आप नमाज नहीं छोड़ो, क्योंकि नमाज आपकी बहुत हेल्प करती है रिस्क लाने में। तो ये चीज़ ज़रूर रखनी है। ठीक है। हम अक्सर जजमेंटल हो जाते हैं और जज करते हैं आवाम को बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस। जैसे मेरी अभी कि हाँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं, कि बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस के ये कहाँ नमाज़ पढ़ता होगा या क्या, वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। उस पर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे को भी लोग जज करते होंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, कि अभी जैसे तुमने ये बात बताई कि मेरी कंपनी वाले को ये तक नहीं पता था कि मैं मुस्लिम भी हूँ। वो एक दिन कैसे पता चला, मैं नमाज पढ़ कर आ रहा था तो मेरा उन्होंने कहते तुम कहाँ गए थे? सर खेम, मैं नमाज पढ़ कर आया। ये तो चर्च भी नहीं है, कहाँ गए? कहते शकीर, वो शाकिर नहीं ना बोलते, तो वो मतलब इंग्लिश और ब्रिटिश टाइप, शकीर आर यू मुस्लिम? मैं सर आई प्रे 5 टाइम्स। नाइस। ओह अल्लाह अकबर। फिर तब उनको पता चला यार ये तो बंदा मुस्लिम है। ओके, माशाल्लाह। मतलब यानी तुम ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए साथ साथ नमाज को भी पकड़े हो। आपको पता है मुझे ये सारी चीज़ें मिली इस वजह से। एक ऑफकोर्स पेरेंट्स की दुआ होती है आपकी पीछे, एक आपकी हार्डवर्क। तीसरा मेरा नहीं ख्याल है कि अगर मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखता तो मैं आज यहाँ पे होता। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि नमाज में ही और इवन नमाज की क़ामत में भी हय्या अलल फलाह तो है ना। एग्जैक्टली। तो कामयाबी की तरफ आओ। हम रो रहे होते हैं कामयाब नहीं हो रहे, कामयाब नहीं हो रहे, और जब नमाज की और उसकी इक़ामत की आवाज़ आ रही होती है कि हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह, तो जाओ ना फिर कामयाबी की तरफ। एक शेख हैं, पता नहीं मोहम्मद, थोड़ा रिलीजियस टाइप पर जा रहे हैं, लेकिन मैं छोटी सी बात कहूँगा। एक शेख है ना मोहम्मद होबलोस करके कुछ, ओके। उन्होंने एक बात बोली थी, आप जितने मर्जी गुनहगार हो, कुछ भी करते हो, नाचते हो, गाते हो, कुछ भी करते हो, ड्रग्स लेते हो, नशे में, डोंट स्किप प्रे, नमाज नहीं छोड़ो। कोई बड़ा बुरा है ना, आपको उसको चेंज करना है, उसको ये नहीं बोलो ये छोड़ दे, उसको बोलो ब्रो नमाज, आहिस्ता आहिस्ता करके खुद सब छोड़ देगा, खुद ही। और ऐसा मैंने देखा है। मेरा एक दोस्त था, मैं कहना नहीं चाहता हूँ बट मैंने उनको ये चीज़ करते हुए देखा है। वो कहते ब्रो हम क्या करें, मैं नमाज पढ़ो। वो मुझे देखते थे तो मुझ पर हंसते भी थे, लाइक हाँ तू गाने गाते है, यहाँ तो तू गाने गा रहा है, वहाँ तो बड़ा नमाजी बन रहा है लोगों को दिखाने के लिए। मैंने बोला वो मेरा पर्सनल इशू है, वो मसला नहीं है। और इस चीज़ से रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा वो होता हूँ कि नमाज और आपका कोई भी गुनाह करना या ये सारी चीज़ें बहुत पर्सनल होती हैं। यानी इस्लाम फॉलो करना, मैं उस दिन एक पॉडकास्ट में देख रहा था तो उसमें मुझे एक बहुत बड़े सवाल का जवाब मिला कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तुम बताओ कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं। आपने मेरे से बताया भी था मुझे ये बात, हमारी बात हुई थी इसके ऊपर। यस, कि हम नमाज इस वजह से पढ़ते हैं कि हम अल्लाह ताला को याद करते हैं। ठीक है, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया अक़ीमुस्सलात लिज़िक्री, कि नमाज को कायम करो मुझे याद करने के लिए। दैट्स इट, कि तुम जब नमाज कायम करोगे तो मुझे याद करोगे, कि हम अल्लाह ताला को भूले ना, अपने खालिक को भूले ना, उसकी इबादत, क्योंकि अल्लाह ताला को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला के पास इतने फरिश्ते हैं कि अगर उनमें से एक तवाफ़ करके जाए तो उसकी ज़िंदगी भर दोबारा बारी नहीं आती तवाफ़ करने की। और हम कितने खुशकिस्मत हैं अपने उसमें, या हम ये कह लें कि कितने हम लकी हैं कि हमारा जब दिल करता है उम्रा करने चले जाते हैं, हम तवाफ़ करने चले जाते हैं। तो हम अल्लाह ताला को याद रखें मुसलसल। और मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि जज तो मैं भी कर लेता हूँ किसी को भी, लेकिन इसकी आदत डालनी पड़ती है हमें बार बार। ये करके कि यानी अपने आप को ये समझा के कि नहीं जज नहीं करो अगले बंदे को। हो सकता है वो आपसे ज़्यादा मुत्तकी हो सकता है वो आपसे ज़्यादा नमाज पढ़ता हो, परहेज़गार हो, वी नेवर नो। खैर एक छोटी सी बात बताऊँगा, मतलब मैं ना अक्सर ये सोचता हूँ, मुझे थोड़ा सा बताते हुए लगता है क्योंकि मेरी पेरेंट्स और फिजिकल पेरेंट्स ऐसी नहीं कि मैं ऐसी बातें करूँ, बट स्टिल मैं लोगों को ये बात बताता हूँ कि मतलब जो अल्लाह कारून को माफ़ करने वाला था
वो हम जैसे को कैसे नहीं करेगा। कारून से बड़े गुनहगार तो नहीं ना। जब हज़रत मूसा की बारी आई थी तो उन्होंने इल्ज़ाम लगवाया उनके ऊपर टैक्स देने के लिए ना, उस टाइम होता था तो वो टैक्स नहीं पे करना चाहता था, तो इस तरीके से। तो जब उनको अल्लाह ताला ने बोला कि बोलो मूसा क्या, तो उन्होंने बोला कि इसको ज़मीन में गाड़ो, तो वो ज़मीन में गड़ा, फिर गड़ा तो वो कारून माफ़ी मांगने लग गया, मूसा माफ़ कर दे, मूसा माफ़ कर दे। उन्होंने बोला और गाड़ो, तो आपको पता है उसी टाइम अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेज के बोला ये पता है अगर कारून मुझे एक बार भी बोलता ना कि मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह की कसम मेरी इज़्ज़त की मैं इसको माफ़ कर देता। तो यार जो कारून को माफ़ करने वाला है वो हम जैसे को भी कर देगा, उसके लिए मसला नहीं है। लेकिन हम लोग ना बहुत पाकिस्तानी कम्युनिटी में मैंने हाथ कर देखे बहुत जजमेंटल, एकदम से फट से जज करते। और जजमेंटल के ऊपर एक बात मैं और करना चाहूँगा कि एक बार एक बंदा पहाड़ पे खड़ा होकर अगर कुछ ये बोल रहा है अना रब्बुकुमुल आला, तो आप ये नहीं समझो कि वो अपने आप को खुदा बोल रहा है। मे बी वो कुरान की आयत पढ़ रहा हो, बेशक। या कोई अगर गली से जा रहा है और उसके शराब की स्मेल आ रही है तो ज़रूरी नहीं वो शराब पी रहा है, मे बी उसके ऊपर किसी ने फेंकी हो। सो इतना जल्दी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। और इसी जजमेंटल होने से रिलेटेड ही एक बात यह है कि हम बहुत जल्दी मतलब लम्हे से भी पहले अगले बंदे को जहन्नमी करार दे देते हैं। एग्जैक्टली, ये जहन्नमी है, काफिर है। आपको पता है कि अगर आप किसी बंदे को ये बोलते हो कि ये जहन्नमी है, और अगर वो डिजर्विंग जहन्नमी ना हो तो क्या होता है? यस, जैसे अगले किसी बंदे को लानत देते हैं, जो बहुत आसान होता है ना, लानत तेरी शक्ल पे, बहुत गंदी बात, ठीक है। अगर लानत आप किसी बंदे को देते हो और वो बंदा उस लानत का डिजर्विंग नहीं होता, तो वो लानत जाती है आसमानों पे, फिर वापस होके पलट के आती है, फिर वो आती है आपके मुंह पे, वाइस वर्सा। यस, यानी वो पलट के उसी शख्स के ऊपर आती है। आप नोट करना कि जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये चीज़ वो करता है, मतलब प्रैक्टिस करता है और ये बोलता है कि भाई लानत से रिलेटेड, तो उसकी शक्ल पे कहीं ना कहीं एक फिटकार वाला फैक्टर होता है, वल्ला मजाक के अलावा। सही बात। तो खैर बड़ा मतलब टॉपिक वो रैप से एकदम से इस्लाम की तरफ चला गया, विच इज़ गुड, अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा तुम्हारा ये पर्सपेक्टिव भी है और ये मानना भी है और सोचना भी है, बहुत अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा कि इस तरह से तुम्हारा ये वाला भी एक वो है, और शायद ये इंटेंशनल हो तुम्हारी तरफ से, बट लेट मी गेस कि तुम अपना ये वाला फेस नहीं दिखाते। बिल्कुल नहीं। यस, इंटेंशनल है ना। उसका रीज़न भी मैं गेस करने की कोशिश करता हूँ कि वो तुम्हारा और तुम्हारे रब का पर्सनल है। एग्जैक्टली, ठीक है। जिस तरह से मैंने एक इसी तरह की इस्लामिक एक उसमें, क्योंकि मैं किस तरह से गेस किया कि मैं भी इस चीज़ पे मानता हूँ कि मैंने भी एक चीज़ स्टार्ट की थी और मेरा बड़ा दिल है कि मैं इंशाल्लाह दोबारा उस चीज़ को स्टार्ट करूँगा। वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, बट मैंने उस चीज़ से रिलेटेड, हालांकि उन दिनों मैं डेली व्लॉग कर रहा था। हाँ। और मेरी क्लास होती थी सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक, ऑनलाइन क्लास होती थी, लॉकडाउन के दिन थे। तो 6 से 8 की मैं क्लास लेता था और तकरीबन मैंने 3 से 4 महीने वो क्लास ली थी, और उसके बाद मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया था ना कि जिसकी कोई हद नहीं। और मेरा बिलीफ और मजबूत, इस्लाम से रिलेटेड थी, मतलब फुल इस्लामिक क्लास थी वो ना, लेकिन मैंने उसके बारे में कहीं शेयर नहीं किया था, कहीं पे भी शेयर नहीं किया था, क्योंकि मेरी जो लाइफ है वो खुली है। हाँ। सबके सामने ओपन है। लेकिन मुझे ये था कि मेरी कोई चीज़ तो पर्सनल हो, कोई चीज़ तो पर्सनल हो, और कोई चीज़ तो ऐसी हो जो मेरे और मेरे रब के बीच में हो। तो वो वाली चीज़ थी। तो मुझे ये फील आई तुम्हारे उसके कि तुम अगर वो चीज़ नहीं दिखाते अपनी, तो शायद उसके पीछे ये रीज़न है कि यानी तुम उसको अपना पर्सनल रखना चाहते हो और कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हो एक तरीके से, कि तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच में जो वो बॉन्डिंग है वो उस तरह से। कभी कभी कहीं ना कहीं मैं कुछ शेयर ऐसा कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं हर बंदे का ये हक है कि वो दावा करता है, दावत दे, थोड़ा बहुत करता रहे। तो अगर मैं कुछ पोस्ट कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वही बंदा हूँ, मेरे पास डिफरेंट लाइफ भी है। तो अक्सर आप भी जैसे नमाज, आपकी स्टोरीज में देख रहा होता हूँ, आप नमाज के लिए बोलते हो, तो मैं भी ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ना वो मैं ज़रूर बोलता हूँ। यानी फॉर एग्जांपल इफ आई एम प्रेइंग, तो मैं वो बंदे को बोलूँगा यार तू, अगर मैं नहीं कर रहा तो वो मैं नहीं बोलता। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं नमाज में पढ़ूंगा तो किसी को बोलते मुझे शर्म भी आएगी। भाई लाल सिंह चड्ढा देखिए, हाँ, उसमें वो वाला सीन देखा है, वो जब मोहम्मद पाजी आगे जाके मोहम्मद पाजी के बाल आपकी तरह होते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। वैसे वो मूवी देखते हुए मैंने नम्मो को ये बोला था कि इसके बाल मेरे जैसे, स्पेशली जब वो आमिर खान उसको हक कर रहा होता है आके, जब वो जाने वाला होता है तो पीछे से बिल्कुल उसके बाल मेरे जैसे ही लगे। एग्जैक्टली, और हेयर स्टाइल भी उसका ऐसा। तुमने वो वाला पार्ट देखा था जब वो आके टीवी बंद करता है कि दीन को सिखाने वाले एक तरफ और दीन वाला एक तरफ। तो वही वाली बात है कि ये बहुत पर्सनल चीज़ है कि, और बेस्ड ऑन इस्लाम और बेस्ड ऑन दीन किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। यू नेवर नो कि अगले बंदे का, तो तुम्हें पता है दुनिया के अंदर, ये बात मैं अक्सर हर जगह करता हूँ और
यहाँ पे भी रिपीट कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि सॉरी पॉडकास्ट तुम्हारा है, बातें मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपस में हम डिस्कस कर रहे हैं तो इस वजह से वो हो रहा है कि दुनिया में हर चीज़ कंपेरेबल है। हर चीज़ कंपेयर कर सकते हैं, हर चीज़ का हमें जैसे अंधेरा हो गया, रोशनी हो गई, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, डिफरेंट चीज़ें हम कंपेयर कर सकते हैं, सिवाय एक चीज़ के हम वो कंपेयर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें उसकी क्वांटिटी का भी नहीं पता चलता, हमें उसके वॉल्यूम का भी नहीं पता चलता। गैस करो। मे बी गॉड, अल्लाह। ओके, करीब हो। उसके अलावा आप बताओ। तकवा। एग्जैक्टली। हम तकवा कंपेयर नहीं कर सकते। एग्जैक्ट, किसका कितना है और कौन कितना। हम तकवे को इवन अपने अंदर भी किसी और चीज़ से, यानी तकवे का ऑपोजिट नहीं है। एक चीज़ है, आप या तो मुत्तकी हो या नहीं हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप या तो परहेजगार हो तो या गुनहगार हो, ठीक है, उलट नहीं है उसका। तकवा एक ही है, एक ही चीज़ है वो, ठीक है। और तकवा जो है, अल्लाह भला करे आपका, वो अल्लाह ताला ने अपने सामने रखा हुआ है हर इंसान का, ठीक है। तकवा कैसे बढ़ता है कि जब आप अच्छे अमाल करते हो, अकेले में अच्छे रहते हो, हर चीज़ को परहेजगारी से वो करते हो, तो तब आपका तकवा बढ़ता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जल्दी तकवे को क्या चीज़ खाती है? हसद। गुरूर, हसद, ठीक है। गुरूर हसद दो अलग अलग चीज़ें। गुरूर सबसे ज़्यादा तकवे को जलाती है, ख़त्म करती है। अगर मैं अपना तकवा आपके साथ कंपेयर कर सकता, ठीक है, या अपने साथ भी कंपेयर कर सकता, तो मुझे गुरूर हो सकता था, ठीक है। कैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल हम तकवे का एक मीटर लेके चलते हैं कि 0 से 10 तक एक तकवा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे पता चलता है कि भाई शाकिर का तकवा जो है वो 6 पे, ठीक है, और मुझे पता चलता है कि मेरा तकवा जो है वो 7 पे, तो मेरे अंदर गुरूर आ जाएगा कि मेरा तकवा तुम्हारे से ज़्यादा है, राइट। जैसे ही वो गुरूर आएगा ना, वो 7 से ग्रुप करके एकदम से 1 पे चला जाएगा। यही रीज़न है कि तकवा कंपेरेबल नहीं है, और तकवा सिर्फ अल्लाह ताला के साथ है, और हमें खुद नहीं पता चलता हम कितने मुत्तकी हैं, कितने परहेजगार हैं। अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन बताएगा कि तुम कितने मुत्तकी थे, तुम कितने मुत्तकी थे। ये इसके पीछे एक बहुत बड़े वो है, ये मेरी अपनी साइंस है, अपनी सोच है। आई डोंट नो ये ठीक है या नहीं, बट ये मेरा मानना है कि ये चीज़ इस तरह से। खैर, आते हैं दोबारा से इस्लाम से वापस अपने टॉपिक के ऊपर कि डायरेक्टर तुमने यानी इस फील्ड को पढ़ा है, इसमें अपनी स्टडीज़ की हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे को कमर्शियल डायरेक्टर बनना हो, या मूवी डायरेक्टर बनना हो, या सॉन्ग डायरेक्टर बनना हो, या वट एवर किसी भी किस्म का डायरेक्टर बनना हो, तो उसके लिए कोई पढ़ाई है स्पेसिफिक? देखिए, अगर मैं अभी के लिए अगर किसी को एडवाइस करूँ तो अगर आपके पास इसका पैशन और एबिलिटी है ना कि आप करते हो ये वीडियो एडिटिंग वगैरह और शूट, तो फिर आप पढ़ो नहीं, आप प्रैक्टिकल ज़्यादा करो, ठीक है। प्रैक्टिकल ज़्यादा करने के लिए आपको चाहिए कि आप स्टार्ट में फ्री प्रोजेक्ट्स करो। ओके। जिस ब्रांड आपको पसंद है उनको अप्रोच करो, मैं आपका फ्री कमर्शियल बनाऊंगा। ओके। स्टार्ट में फ्री वेडिंग भी मैंने की है यहाँ पर आके। सऊदी अरब में जब मैं आया था तो वर्टा होटल से पहले मैंने बहुत सारे फ्री प्रोजेक्ट्स किए। ओके। अपनी ईगो को मार के कि मैं भाई यूके से पढ़ कर आया हूँ, मेरे पास नो, मैंने फ्री में काम किए। और मैंने ऐसी भी काम की कि एक महीना मैं काम करता था, उनके प्रोडक्ट्स घर पे उठा कर लेकर आता था एक दोस्त की गाड़ी में, उसको पेट्रोल के पे करता था, और महीने बाद जब उनको बोलता था काम के पैसे, तो वो पैसे नहीं देते थे। कहते थे कि ये तो फ्रीलांसर है, क्यों देगा, फ़ोन रिप्लाई नहीं करते थे। फिर मेरे अब्बू ने बताया, बेटा ये लंदन नहीं है, ये सऊदी अरब है। खजूर, यहाँ पे ये सीन है। फिर मैंने अब्बू की बात मानी, और मैं अब्बू कहता, अब्बू क्या आप प्रोफेशनल बनते हैं ना, हम तो बेटा सब्र करो, क्योंकि मेरे अब्बू माशाल्लाह 30 साल से यहाँ पे बिजनेसमैन है, और मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी है वो। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ज़्यादातर बिजनेस जो है ना, लाइक बिजनेस, क्योंकि मैं अपने सिर्फ काम में नहीं रहा, मैंने अपने काम को बिजनेस का पर्सपेक्टिव भी दिया था कि यार मैं अपने काम से अर्निंग कैसे कर सकता हूँ ताकि मैं बोर ना हो लाइफ। तो मैंने अब्बू से बहुत सीखा। अब्बू ने बताया, बेटा कस्टमर से डील करना होता है, यहाँ पे थोड़ी सी मैनिपुलेशन ज़रूरी होती है। फिर मैं कहता था कि यार अच्छा ज़रूरी होती है। फिर तुम वो प्रोफेशनल लेवल पे चल रहे थे कि प्रोफेशनली काम जैसे लंदन में ऐसा होता था ना कि काम, डील, कॉन्ट्रैक्ट, ये कमिटमेंट, टाइम पे पैसे, सब टाइम पे, मतलब मैं ऐसा होता था, मुझे वीक के बाद मुझे बोलना भी नहीं पड़ता था, खुद बुला के पैसे देते। तो मैंने बोला यार इधर भी ऐसा सीन होगा, ये तो सऊदी अरब है, मुस्लिम कंट्री है। वेलकम टू सऊदी अरब, कम टू जिद्दा, वी टिकटॉकर्स। वो वाला सीन। आएंगे टिकटॉकर्स की तरफ भी आएंगे, तुम बड़ा फड़ा करो टिकटॉकर्स को लेके, अभी आएंगे उसके ऊपर भी। ओके। अच्छा, मैंने पिछले दिनों देखा था तुम्हारी स्टोरीज वगैरह में कि तुम साउंड से रिलेटेड कोई कोर्सेज कर रहे हो, ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हो। इंडिया से। लॉकडाउन का ही टाइम था वो,
नहीं, लॉकडाउन के बाद किया। लॉकडाउन के बाद किए तुम, नोट्स बना रहे होते थे और कुछ इस तरह से, क्या सीन था वो? उस टाइम जब यहाँ पे लॉकडाउन खुल गया था तो इंडिया में स्टिल चल रहा था। Okay. तो मैंने इंडिया जाना था करने, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दिया। तो मैंने बोला क्या टाइम वेस्ट क्यों करूँ। अब मसला बताऊँ मैंने क्यों ये स्टार्ट किया। मुझे आज भी याद है कि स्कूल टाइम पे ना, जब मुझे गाना रिकॉर्ड करना होता था, शौक होता था, तो जो स्कूल के लड़के आस पास जिनके पास माइक होते थे, मैं उनके तरले करता रहता था, मैं ब्रो रिकॉर्ड करने रिकॉर्ड। तो वो ना बड़े नखरे दिखाते थे, होते रैपर ही थे वो भी, लेकिन नखरे दिखाते थे, ब्रो अभी टाइम नहीं है ये देखेंगे। मैंने यार ये तो बहुत अजीब सीन है। ऐसे पर जब मैं यहाँ पर आया ना, तो मुझे गाना मिक्स करने के लिए ना, मतलब मैं खुद ही सीखा हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे प्रोफेशनल नहीं आता था और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था मैं किसी और को बोलूँ वो मेरा मिक्सर बने, वो मेरे लिए कम। मैंने बोला मैं खुद ही, मैं बैठा, मैंने देखा इंडिया में बेस्ट मिक्स एंड मास्टर कौन सिखा रहा है, जो बॉलीवुड के लिए भी ट्रैक मिक्स करता है, जो कमर्शियली भी करता है, जो अंडरग्राउंड भी करता है। तो मिक्स विद वासुदेव है, मैंने उनके साथ उनका कोर्स बाय किया। और मैंने ऑनलाइन वीडियो कोर्स नहीं किया, मैंने बैठ के क्लासेस दी हैं, लाइव क्लासेस ली हैं, सॉरी दी नहीं है, ऑफ कोर्स दे तो वो रहा था। तो फिर मैं जॉब से आता था 6-7 बजे और आगे मैं इतना थका हुआ होता था और मुझे नींद आ रही होती थी। अक्सर मैं कैमरा बंद कर देता था और बैठ के सुन रहा होता, बट स्टिल समझ में रहा होता था कि वो क्या बोल रहा, क्योंकि मुझे शौक था। तो मैंने पूरा कोर्स करके सर्टिफिकेट लेकर, और अब मैं खुद ऑडियो इंजीनियर हूँ। मैं फिल्म की ऑडियो इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, मैं पूरा एक ट्रैक प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं सिनेमैटिक VFX SFX साउंड इफेक्ट्स बनाकर रियलिस्टिक बेस के ऊपर उसको पूरा बना सकता हूँ। तो लाइक मेरे पास इसके बहुत अच्छे। सही। तो वो मतलब जो बेसिक, यानी तुम ये कह लो कि डिटेल्स थी साउंड से रिलेटेड, वो तुम्हें पता थी, वो पता, लेकिन उसके अंदर डीप जाने के लिए और प्रोफेशनल होने के लिए उसके लिए तुमने कोर्स किया। और वाई इंडिया? इंडिया क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे ना इंग्लिश में नहीं सीखना था, एक बात ये। अच्छा। इंग्लिश आती है ऐसी बात नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, इंग्लिश आती है, निगाह वाली इंग्लिश आती है मुझे। तो वो मैंने इसलिए सीखा था क्योंकि उसका काम मुझे अच्छा लग रहा था, और वो लड़का इंस्पिरेशनल था, उसने भी अपनी क्लासेस छोड़ के ये क्लासेस देना स्टार्ट कर दी। तो आज इंडिया का बहुत बड़ा मिक्स एंड मास्टर इंजीनियर है वो, साउंड इंजीनियर। तो उसने जिस वजह से सिखाया ना, वो बहुत मजे का था। वो ये नहीं था कि आपको वो सॉफ्टवेयर सिखाता है, वो आपको सॉफ्टवेयर नहीं सिखाएगा, वो आपको ये बताएगा कि अल्लाह ताला ने गला कैसे बनाया, इसके बीच में क्या क्या है। रूम के अंदर रेड ब्रिक्स अगर हो तो ये, अगर 4 दीवारी बंद हो जाए तो हमारी सांस क्यों नहीं घुट रही, हमें फिर भी सांस ले रहे, वरना नॉर्मली अगर हम 4 दीवारी में बंद हो जाए तो हमारी सांस बंद हो रही होती है। तो उसकी उसने पूरी, फिर उसने मुझे एक एक चीज़ डिटेल बताई कि मिक्स एंड मास्टर क्या होता है, कितने जॉनर होते हैं, तो वो पूरी डिटेल के साथ, और मुझे बहुत मज़ा आया। अभी मुझे पता है कि लाइक अगर मेरे पास कोई ट्रैक आ रहा है या मुझे कुछ बनाना है तो मैं उसको जैसे आपने अक्सर बताया था कि तुम डिटेल के अंदर जाते हो, तो मैं इतनी डिटेल में जाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्स रिकॉर्ड किया ना, तो उस वर्स के अंदर से मुझे लो फ्रिक्वेंसी हटानी है, तो वो मैं एक एक करके पकड़ता हूँ। यानी जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वो 3 फ्रिक्वेंसीज के ऊपर होता है, लो, हाई, मिड। सही है। तो उसमें से जिसको हम सुर भी कहते हैं। नहीं, सुर नहीं, सुर अलग है। अच्छा, सुर अलग है। एक माइक के हमने जैसे अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, ये चैनल्स चल रहे हैं, तो लेफ्ट और राइट चैनल, ये रिकॉर्ड हो गया। अब ये एक वेव फाइल बन जाती है, बिल्कुल बन गई, वेव फाइल बन गई। अब इसके अंदर 3 फ्रिक्वेंसीज होती हैं, मिड, हाई, लो। ठीक है। लो के अंदर क्या होता है, सारा जो और ये जो डिस्टॉर्शंस और ये वो और ये जो समझ रहे हैं नॉइजेस वो होती हैं, उसको पहले आप हटाते हो लो कट लगा के, फिर आप मिड से उठाते हो, तो वो बहुत डिटेल में जाके अब मैं करता हूँ। पहले क्या करता था, गाना बनाया, बीट के ऊपर गाना गाया, उसके ऊपर इफेक्ट्स डाल दिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक वीडियो बनाई, कलर ग्रेड करके अपलोड कर। बिल्कुल सही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैं एक डिटेल ये अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि तुमने जो वो वाला गाना बनाया था, जैसे एग्जिट बनाया था, जो एग्जिट वैसा था, बिल्कुल एग्जिट वो वाला था। yes. लेकिन उसके बाद अब जो बनाया है लापता वगैरह, इसके अंदर तुमने डिटेल्ड काम किया है, बिल्कुल इकामे से भी ज़्यादा। और अगर तुम जिसको यानी अगर तुम्हारा एग्जिट वाला गाना हम गाड़ी में फुल आवाज में सुने तो आवाज फट रही भी होती थी, लापता में ये नहीं थी। ये बात मैंने तुम्हें उस वक्त बताई, रिमेंबर? बहुत स्मार्ट है, थैंक यू। अपनी तारीफें करवानी। नहीं ऑनेस्टली मतलब इंप्रेस हुआ मैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब तक कितने गाने बना चुके हो, रैप्स कितने बना चुके हो जो अपलोड नहीं किए? नहीं, हाँ चलो उसके वैसे भी लेके चलो, वैसे तो मैंने कर लिए वो भी बताओ। मैंने 4 से 5 बनाए, जिसमें से जो मैंने आपको बताया ना, मैं अंडरग्राउंड से मेन स्ट्रीम पर आ रहा हूँ। हाँ, क्या फर्क क्या है अब दोनों में, ये बताओ। देखो अंडरग्राउंड क्या होता है, वो एक यूट्यूब की हद तक होता है या एक टाउन की हद तक होते हैं। मेन स्ट्रीम गाने वो होती हैं जो आप स्पॉटिफाई पे सुन सकते हो, स्ट्रीमिंग चैनल्स पर सुन सकते हो, और कह लो अगर आसान ज़बान में मेरी नज़र में देखा जाए तो वो गाने जिसको आप बार बार सुनते हो। ठीक है, रिपीट पे लगा कमर्शियल, जैसे अभी लापता के ऊपर मैंने फोकस किया, इकामे मेरा इतना नहीं चला, हालांकि वो मैंने बहुत ज़्यादा दिल से बनाया था, लेकिन लापता रिपीट पे चल रहा है। और उसके लिए मुझे इतना मज़ा और खुशी आ रही है कि लोगों को एक एक वर्ड याद हो गया। यस,
तो उसकी बहुत बड़ी वजह शायद ये भी है कि बहुत बहुत बड़े एक चंक को जो इंटरनेट यूज़र्स हैं विच इज़ फ्रॉम आप ये कह लो कि 15 to 35 ये एक बहुत बड़ा यानी पॉपुलेशन का हिस्सा है जो रिलेटेबल है जिसके लिए स्पेशली वो वाले पार्ट जो हैं उसके अंदर के मतलब उसके अंदर वो कटा जो है सबसे ज़्यादा वो समंदर रानी का कटा है कि वो उसके साथ होती है लेकिन सोच तुम्हारे बारे में रही होती है ये है ये चीज़ है। ये बहुत वियर्ड बात करने वाला हूं अभी मैं। यस ये होता है ये मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये कर रहे हैं। तो इस पे एक मजे की बात बताऊंगा तुम्हें, अभी थोड़ा सा बाद में बताऊंगा कंप्लीट। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मैं देख रहा हूँ कि वो ये चीज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिखा हो रहे होते हैं, हम बहुत ठीक है, हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से वो आपको टूटे हुए होते हैं, उनको रिग्रेट हो रहा होता है। अब ये बंदे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जिसको आपने छोड़ा है वो कहाँ पर है, वो एक बहुत बड़ा रैपर बन गया या अभी वो गली में आशिक बन के बैठा हो। तो कभी ऐसा हुआ है क्या रैपर बनने के पीछे यही रीजन था? नहीं, इट्स नॉट अबाउट कि मैं उस स्पेसिफिक रीजन नहीं, मैं ऐसी पूछ रहा हूँ कि मतलब नहीं कभी कटा है? कटा इट्स लाइक किस सेंस में? यही गर्लफ्रेंड्स वगैरह से रिलेटेड। मैं आपको बात बताऊँ, आपको बहुत यकीन नहीं आएगा। सबसे पहली बात तो ये किसी को ये यकीन नहीं होता कि मैं सिंगल, बट आई एम टोटली सिंगल। बहुत सैडली आई एम सिंगल, ठीक है। दूसरी बात ये कि मेरा जो इस पे वो वाला म्यूजिक बनता है साजिश में ये वाला सीन है। और दूसरे सीन मैं आपको बताता हूँ कि अब मेरा पूरा फोकस जो है ना एक करियर को लेकर है, ठीक है। मतलब मैं वो वाला लड़का नहीं हूँ जो वीकेंड पे बाहर घूमता रहता है और ये करता रहता है। मैंने अपने आप खुद को एम दिया कि मुझे 30 से पहले रिटायर होकर वर्ल्ड टूर पे जाना, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको वीकेंड पे भी बैठा हुआ दिखाऊंगा, आप मुझे कॉल करोगे ना मैं दिखाऊंगा। और इतने लोगों को शिकायत है कि मैं रिप्लाई नहीं करता। अब वो ये समझते कि मैं जो हूँ वरूरी हूँ, लेकिन वो बात नहीं है। फोकसिंग ऑन माई सेल्फ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं। मेरी अम्मी ने मुझे एक बार बैठ के बोलते बेटा तुम्हारे लिए मैं जी रही हूँ। फिर मैंने सोचा यार, मतलब ये चीज़ मैं आपको एक छोटी सी बताता हूँ कि पहले ना अम्मी मुझसे आके बैठ कर बात करती थी, तो मैं ना फ़ोन पे लगा होता था। अम्मी मुझसे बात कर रही है, मैं फ़ोन पे लगा और साथ में एक दिन ना मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ना अम्मी के पास जाने है, किसी से के पास जाके मुझे कुछ एक दिल की बात करनी है। तो मैं एक बंदे के पास गया, उससे बात करूँ तो वो फ़ोन पे लगा हुआ था, साथ मेरी बात सुने साथ फ़ोन। मुझे याद है यार, मैं तो रोज़ करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ। और अम्मी को कितना बुरा लगता होगा यार, या मतलब हालांकि माँ फिर भी बात कर रही थी मुझसे। तो अब जब अम्मी आके बैठती हैं तो मैं फ़ोन नीचे रख के अम्मी को ऐसे देखने लग गया। तो फिर मैंने बोला कि यार जब मेरी एक ये चीज़ से इतना बुरा लगे, तो मेरी अम्मी ने तो इतना मतलब जर्नी काटी है एक इकलौते बेटे के लिए, तो इस तरह मैं अपने पेरेंट्स के लिए नहीं जीऊंगा और एक लड़की के लिए बैठ के रोने लग जाऊंगा या किसी लड़की के पीछे चलो। दैट्स नॉट फेयर। मतलब वो सिद्धू मूसेवाले ने गाने में तो बोला था साडे मिर्जे रांझे जमदे नहीं। इट्स लाइक उसने पंजाबी में बोला था कि हमारे पास ना मिर्जे और रांझे नहीं पैदा होते, हमारे पास गैंगस्टर्स और जो यूथ और सोल्जर होते हैं हम लोग वो हैं। तो मैंने वो उस चीज़ से बड़ी इंस्पिरेशन ली कि यार मुझे ना आशिक नहीं बनना, मिर्जा। हाँ मैं एक टाइम आया मेरे ऊपर वो चीज़ हुई है, लेकिन कटा था मतलब लाइफ में। मेरा सवाल वही था, मैं वहीं पे ही हूँ अभी तक। कटा नहीं था, लाइक यू कैन नॉट से कटा था। इट्स लाइक इट्स अ लेसन ऑफ लाइफ। ओके, एक्सेप्ट नहीं कर रहे लेकिन कटा था। शायद काटा हो। हाँ ये भी हो सकता है। ठीक है, नहीं ठीक है, चलो ये इसको ऐसे ले लेते हैं, अपनी खुशी के लिए इसको इस तरह से। शायद अल्लाह ताला इन दोनों को काटो। अच्छा है दूर रहे। हाँ बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो बहुत सारे रिलेशंस या बहुत सारे आप ये कह लो कि इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल छींक की तरह होती हैं, जब आ जाती हैं तो खत्म होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। रिलेशन से रिलेटेड अगर आप रिलेशन में हो ना, फॉर एग्जांपल ये मैं एक मतलब बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट मैं एक बात, वो आपने सुना होगा ना कि ताल्लुक रहे ना रहे एहतराम रहना चाहिए। ऐसा ही है। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं लड़की को छोड़ने के बाद ना उसकी इज्जत ख़राब करते हैं, धोखेबाज थी, ये करती थी, वो करती थी। तो ऐसे नहीं करो, क्योंकि मैं ये चीज़ क्यों सोचता हूँ क्योंकि मेरे घर पे बहनें बैठी हैं। तो अगर आज मैं किसी की लड़की के बारे में भी बोलूँगा ना कि यार ये ऐसे करती है, आपको पता है ये बात लोगों को नहीं पता, आपने किसी बंदे के ऊपर एलिगेशन लगाई है, अल्लाह ताला आपको तब तक मौत नहीं देता जब तक आपके अंदर वो चीज़ पैदा ना हो जाए और आप वो चुका ना देते हो। और ये चीज़ होती है। अगर आज मैं किसी की बेटी की किसी की बहन को बोल रहा हूँ, मुझे पता है घूम कर आना है घर पर, ऐसा ही है। तो इस बात से मैं बहुत डरता हूँ लाइफ में ना, इस चीज़ से मुझे बहुत डर लगता है। क्योंकि यार मैं इकलौता हूँ और मेरी बहनों के साथ बहुत मेरा क्लोज सीन है और मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। अभी आपको पता है अक्सर 2-3 दिन पहले ही मेरा दोस्त है अब्दुर्रहमान, हम लोग बैठे हुए थे, तो मुझे ना वो मैं बैठे बैठे रोने लग गया मैं उसकी बर्थडे के ऊपर ही ना, आपको शायद नहीं पता। तो ना वो सब समझने लग गए कोई लड़की उड़की का सीन है, ये मैं रो रहा हूँ। तो मुझे ना याद आया एकदम कि यार मेरी बहन चली जाएगी, क्योंकि मैं घर पर आता हूँ ना तो बहन ही आती है और फिर अम्मी आती है और सबसे पहले कहता हूँ मामा कहाँ है,
बाजी कहाँ है, छोटी कहाँ है। वो एक माहौल बना हुआ है ना, जाहिर है। तो बहन चली जाएगी, बहन के पैर कभी रहा नहीं मैं। तो मैं लिटरली बैठे बैठे ऊपर से नईम भाई ऐसी उनकी माशाल्लाह आवाज, और उन्होंने इतना मुझे सैड गाना करके उन्होंने गाया, और जिस वे से वो बंदे गाते हैं माशाल्लाह, उन्होंने मुझे इमोशनल कर दिया। और मैं वहाँ पे बैठा हूँ और मैं खुद को रोक रहा हूँ, मेरे आंसू निकल रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे दोस्त है अब्दुर्रहमान, और ये वो उसकी बर्थडे थी तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, तो ये चीज़ होगी मेरे साथ। तो इसलिए मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी अगर सेपरेशन हो रही है ना, तो यार प्लीज अब्यूज नहीं करो, जस्ट मूव ऑन। और दुआ दे के अगर आप आगे बढ़ जाते हो ना, एहतराम का ख्याल रखो। अगर आप चुप करके आगे बढ़ जाते हो और आप कह देते हो हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, चिल हो जाता माहौल ना, रिलैक्स हो जाता है। सलमान दाद के साथ बैठ के अल्लाह पॉडकास्ट कराते हैं। अरे हाँ, मैंने ये सोचा हुआ था तुमसे, मैं पूछूंगा कि कभी सोचा था कि मेरे कभी जिंदगी में सोचा था कि भाई के साथ बैठ के तुम पॉडकास्ट? यार सोचा नहीं था, मैं आपको बताता हूँ। जब स्टार्ट में मैं आपके लिए था ना, तो मैंने एक बहुत सर्कल छोड़ा है अपनी लाइफ में, तो वो मुझे बहुत नेगेटिव फीड कर देते थे आपके लिए ऑनेस्टली। तो मैं सोचता भी था कि नहीं यार, कि बंदा मुझसे वो सर्कल इस वजह से छोड़ा क्योंकि मेरे लिए नेगेटिव बोलते थे। आपके लिए नहीं, हर बंदे के लिए। ओके। तो मुझे ना, मैं लाइफ में ऐसा हूँ कि मैं नेगेटिविटी नहीं देखता ज़्यादा, मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ। मैंने अपनी डाइट चेंज इसलिए की, पहले मैं कुछ भी खा लेता था, रात को बेक खा रहा हूँ जाकर, ये करूँ। अब मैं अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखता हूँ। क्यों? क्योंकि आप वही हो व्हाट यू ईट और व्हाट यू रीड। बिल्कुल ऐसा ही। तो उस टाइम मैंने सोचा यार, मैं नेगेटिव लोगों के साथ अगर घूम रहा हूँ तो मतलब अगर आप परफ्यूम की दुकान पे जाते हो, खुशबू लेके आते हो, कहीं ना कहीं होता है वो सीन। तो वही सीन हुआ, मैंने बोला यार नहीं। तो मैं जिसके लिए भी बोलता था लाइक आई वाज फीलिंग कि यार ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ये किया, फिर मैं बोला अच्छा। इसी पे मैं तुम्हें एक मज़े की बात बताता हूँ कि शायद ऑफ कोर्स तुमने अपनी लाइफ में चेंज की हैं ये चीज़ें, तो तुम्हें तो पता होगा, लेकिन मैंने बहुत बड़ा चेंज फील किया है तुम्हारे अंदर अपनी पहली मुलाकात से और इस मुलाकात में। जैसे कि ठीक है, जो हमारी पहली मुलाकात हुई थी वो वर्टर रिजॉर्ट के अंदर हुई थी, और हमारी जब दूसरी मुलाकात हुई थी वो अजीज़िया के अंदर एक रेस्टोरेंट है विदाउट मेंशनिंग द नेम, उसके अंदर हुई थी, उसकी ओपनिंग थी शायद, वहाँ पे हुई थी। और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से फिर बहुत अरसे तक लॉकडाउन, ये वो सारी चीज़ें, फिर मेरे ख्याल से डीएस जॉइंट पे हमारी मुलाकात हुई थी। यानी अगर ये हम इस मुलाकात को काउंट करें तो हमारी मैक्सिमम 15वीं मुलाकात होगी, मैक्सिमम, यानी बहुत भी हुआ तो। लेकिन हम जानते तकरीबन 2-3 साल से एक दूसरे को, लॉकडाउन के टाइम से हैं। तो उस टाइम से लेके इस टाइम में मुझे जो मेजर फ़र्क नज़र आया तुम्हारी पर्सनैलिटी के अंदर, वो ये कि तुमने अपनी पर्सनैलिटी कैरी करना शुरू की, एक पर्सनैलिटी बना के उसको अडेप्ट किया, उसको पकड़ा है कि यार ये मेरी पर्सनैलिटी है। ठीक है, अब वही वाली बात है कि 40 डिग्री के अंदर भी अगर तुम जैकेट पहन के बैठे हुए हो तो नहीं, मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है, वो दिल तो बहुत चाह रहा है मेरा, लेकिन दिल क्यों चाह रहा है? क्योंकि हमारी जो वो है, क्या कहते हैं उसको, प्रोग्रामिंग जो है वो इसी तरह की हुई है कि मतलब कोई भी अगर थोड़ा सा भी नॉर्मल से हट के कुछ करने लगे तो वाट लगाना शुरू कर दो उसकी, ये उसको बुली करना शुरू कर दो। लेकिन आप अगर उस सब चीज़ों को देख के और उस पर्सनैलिटी को लेके आप अगर चलते हो आगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से तुम अपनी पर्सनैलिटी को लेके कैरी कर रहे हो ना, और यानी अगर जैसे तुमने अपने आप को एक रैपर वो किया है, तो उसको तुम लेके चल रहे हो, एंड कंटिन्यू दैट। अच्छा है, तुमने अगर ये बताया मुझे बात कि तुम अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हो और तुम अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल रख रहे हो, तुम उसका रख रहे हो, तो ये अच्छी बात है कि तुमको एक डायरेक्शन मिल गई है। अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि वो क्या बनना चाहते हैं और क्या बन चुके हैं और क्या है, तो क्या बनेंगे। ठीक है, उनको पता ही नहीं है, मतलब वो उनसे होता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वो हैं कहाँ वो लाइफ के अंदर ना। लेकिन तुमने माशाल्लाह पर्सनैलिटी को अच्छा तुमने डेवलप रखा है और इसी को कैरी करना। और वही वाली बात है कि जब आप कोई चीज़ चेंज करते हो और जब लोगों से हजम नहीं होती तो वो आपको बुली करते हैं, और फिर जब वो आप कामयाब हो जाते हो तो फिर वही बता रहे होते हैं ये तो हमारी जेब में है, मसला नहीं है, दोस्त है अपना। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता से मैं देख रहा हूँ है। अभी पिछले दिनों में इंस्टाग्राम पर लाइव गया हुआ था मैं, तो एक स्टूडेंट था बहुत अच्छा, लाइक स्टूडेंट नहीं, स्कूल में पढ़ रहा है, स्टूडेंट ही है वो, तो अपने छोटे भाई के साथ आया मेरे पास, शायद आपने स्टोरी देखी भी हो। वो छोटा बच्चा मुझसे इतना इंस्पायर था, वो कहते हैं मुझे ना रैप करना है। मैं बोला करो, आ जाओ मेरे साथ करो। तो कहते मुझे आपकी तरह करना है। मेरी आदत है मैं हर वक्त मास्क पहन के रखता हूँ और मैंने ग्लव्स पहना होता है। कहते मुझे वैसे करना है, मैंने इसको वो पहनाया, वो उस तरीके से कर रहा था। तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो लोग आपको फॉलो अप करने लगते हैं। पता है तुमने ये देखा होगा कि जो जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, और जैसे बादशाह की अगेन हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो एक अपने अटायर में होता है। यस, ठीक है, वो एक अपने अटायर में होता है। और रणवीर सिंह है, हाँ ठीक है, मतलब किस किस नमूने के कपड़े पहनता है वो। ठीक है,
लेकिन वो उसकी पर्सनैलिटी है, वो उसने उसको वो किया। यार आप कोई भी हटके काम करो ना, और अगर उस चीज़ को खुद एक्सेप्ट कर लो ना, तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो तुमने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है उसको, ये बताने का मकसद था इस सारी बात में कि कंटिन्यू दिस। इसमें लोगों से रिलेटेड उस पर नहीं आना अब। हाँ, क्या लोग क्या समझ रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें लोगों से रिलेटेड उस पर मत आना कि खुदा ना खास्ता कभी अपने उसको दोबारा से वापस उसी आपको तरफ बात जाओ। बताऊँ, अक्सर लोग पता क्या करते हैं, हेट कमेंट्स डिलीट कर देते हैं या उसको मैं रखता हूँ और मैं उनको जवाब देता हूँ। अभी जैसे कल एक बंदे ने बोला था यार एक ही स्टेप करते रहते हो, जद्दा में कुछ नहीं होला। मैं बोला आप अपनी आपी की शादी में बुलाना, हम नई स्टेप लेकर आएंगे। तो कहता आप इस लायक नहीं हो कि आपको आपी की शादी में बुला। मैं बोला आप इस लायक नहीं हो तो फिर आप लाइक नए स्टेप किए जाए। नहीं ये भी नहीं, मैं बोला फिर आप लाइक लोगों पे जाके कमेंट करो। ना लाइक लोगों पे आप क्यों कमेंट कर रहे हो, ऐसा ही आप बड़े लाइक हो फिर। तो मतलब मैं रखता हूँ उसको, और मुझे बिल्कुल भी फ्रेंड नहीं होता हूँ मैं। और फ्रेंड की तरफ से अब आप टिकटॉक की तरफ आ रहे हैं। हाँ, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ, टिकटॉक की तरफ ही। टिकटॉक से रिलेटेड मैंने अभी देखा है कि पिछले दिनों से तुम्हारे ऊपर कोई एक कंट्रोवर्सी टाइप की चल रही है। कोई एक थोड़ा सा बदतमीजी वाला फैक्टर भी उसके अंदर आ रहा है। और वही वाली बात है कि जिनकी वजह शोहरत टिकटॉक है, उनकी तरफ से तुम्हारे पे एक सॉर्ट ऑफ बॉडी शेमिंग वाली बात भी हो रही है, बदतमीजी भी हो रही है, अटैक्स भी हो रहे हैं वो वाले। तो क्या रीज़न है, मतलब वो स्टार्ट कहाँ से हुआ? मतलब आर यू कंफर्टेबल विद दिस के इस बारे में बात करने में कोई मसला नहीं है, बट मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स विदाउट मेंशनिंग किसी भी चीज़ के। मैं सिर्फ मेरे जो फॉलोअर्स हैं ना उनके लिए ये चीज़ एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि वो जो बंदे ने ये वीडियो बनाई वो ऑलरेडी मेरी कमेंट्स प्रोफाइल पे आके मेरी बोलते थे फैन और काम बहुत अच्छा है और कमेंट्स करते थे, मतलब मस्ती थी उनकी मेरे साथ। अब मैंने एक वीडियो देखी जिसपे औरती तो एज एक अच्छा आदमी की होने के नाते मैं बोला आप लोग रिश्ता भी कराते हैं। अच्छा। मैंने मस्ती तकलीफ तो मैं खुद भी है, मतलब कहीं ना कहीं उंगली करना जिसे कहते हैं, लाइक थोड़ा बहुत टीज करना थोड़ा हाँ। सा। तो मैंने बोला आप लोग रिश्ता भी कराते हैं, और आगे मैंने स्पेसिफिक ग्रुप का नाम लिख दिया। अब उनको लगी आग। अब मुझे इतना पता चला है बाद में कि ये वीडियो जिन्होंने बनाई है उनके पीछे कोई और है। अच्छा, मुझे पता चल गया था, बट लाइक अच्छा मैं अब आपको बताता हूँ। मैंने सिर्फ ये बात की, उसके ऊपर से मुझे क्या बोला गया, बदतमीज़ी की गई, मुझ पर पर्सनल अटैक किए गए, अब्यूज़ किया गया, मतलब और एंड पे बोला गया कि मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं गंदी ज़बान यूज़, पीछे रह गया कि गाली नहीं दे रहे हो आप बस। इसमें से बोला गया कि आप मरासी हो, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने मुझे ये बात बोली ना, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब मेरे साथ ही होता है, उस बंदे ने ना मुझे बताया कि यार ये तो नाच रही थी, ये तो खुद नाच रही थी। मैं बोला यार ज़रा भेजना मुझे। उन्होंने ना मुझे, उस बंदे ने, मतलब बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, उसने ना मुझे वीडियो भेजी। अब मैंने एक तरफ ये था कि मैं बैठकर पूरी रोस्टिंग वीडियो बना के जवाब देता, वो एक तरफ, और बैठ के मैं वीडियो अपलोड करके ऐसे बैठ जाता और पीछे कोई म्यूज़िक लगा देता, वो एक तरफ। उस पर भी बहुत गंदी बस्ती होती है उनकी, और इस पर भी बहुत यार आप मुझे मरासी बोलो, खुद आप नाच रहे हो, साथ शीशा पी रहे हो, साथ आदमी और औरत मिक्स बैठे हुए हैं, ये कहाँ, ये तबलीग हो रही है। सो बोलते आप अच्छा यार ठीक है सब कुछ बोलो, आप जेंडर के ऊपर आ रहे हो। तो मैंने तो सोचा यार मैं जद्दा के लिए एक मैसेज भेजूँ लड़कों को कि यार आप लोग अपने जेंडर छुपा के चलो, क्योंकि ये आंटी जो है ये जेंडर देख रही है आजकल लड़के, अपना जेंडर पता करा आप लड़के की लड़की। तो इट्स सो पर्सनल, मतलब वो बहुत ज्यादा पर्सनल अटैक हो गया था मेरे ख्याल से। हाँ, आप बोलो, आप रिप्लाई करो, मैं फ्रेंड नहीं हूँगा, मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन आप जो बात करो, आप एक लड़की को ये बोल रहे हो आपके जेंडर क्या है, आपको बोल दे आओ रात को मैं बताता हूँ मेरे जेंडर क्या, मतलब क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। अगर तुम्हें यहाँ पे वो एहतराम वाली बात आ जाती है। हाँ, फिर सारे ना इकट्ठे हो जाएंगे, औरत के साथ बदतमीजी कर दी। नहीं, मैं आपकी ही बात का रिपीट कर रहा हूँ कि आपने जो बोला था अभी के थोड़ी देर पहले कि भले रिश्ता तोड़ो लेकिन एहतराम नहीं छोड़ो। एग्जैक्टली। तो मैंने बोला कि यार मतलब पहली बात तो ये कि मैं मुंह ही नहीं लगना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप जितना मेरे से मजाक करते हो उतना मैं कर रहा हूँ। आप कमेंट्स करते हो, आप आके लाइक करते हो, फिर आप वो जो आप अगले दिन ही मुझे सॉरी भी बोल रहे हो, फिर जब मैं भी अगर एज अच्छा तो अपॉलॉजी हो गई थी, उन्होंने सेम दिन कॉल करके मुझे अपोलोजाइज किया कि सॉरी मैं गुस्से में ज़्यादा बोल दिया। तो उन्होंने मुझसे अच्छे से बात की, तो एज अ वुमेन, एज अ लेडी मैंने उनकी रिस्पेक्ट करके मैंने बोली ठीक है आपको भी बुरा लगा तो अपोलोजाइज। मैंने एक और बात भी सुनी कि तुम पैसे लेके काम करते हो। यार आप मुझे एक बात बताओ सलमान भाई, दुनिया में कौन बंदा है जो पैसे लेकर काम नहीं करता? मतलब तुम्हें पैसे देके हम काम कराते? हाँ, कि हम तुम्हें तो हम पैसे देके काम कराते, आप कुछ और देते हो कि आप पैसे लेकर काम नहीं करते। जो आप डॉक्टर बन के बैठे हो और बात कर रहे हो, वहाँ पे आप पैसे लेकर काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि चोर चल रहा है। मैं बोल सकता हूँ ये बातें, आपको पता है अगर ये बातें बोलूँगा ना तो बहुत सारे उनके जो
अब आप पता है, उनकी वीडियो के नीचे जाके मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, सिर्फ एक दिन पढ़ा बस मैंने कि मैं, और वो भी मैंने क्यों पढ़े, इसलिए नहीं कि मैं देखूं, मैंने देखा कि कौन मेरा है और कौन मजे ले रहा है। और उसके बीच में मैंने अपने वो वाले दोस्त भी पाए जो स्कूल टाइम में मेरे साथ थे, जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स रह चुके हैं, जो मेरे घर आकर खा चुके हैं, और वो जाके उस आंटी की साइड ले। आई वाज लाइक ये निकले ना क्या कहते हैं उसको, आस्तीन के सांप। और मैंने, आपको पता है मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली और मेरे जो दोस्त थे वो कह रहे थे इसको जवाब दे, इसके साथ ये कर। मैंने बोला नहीं। फिर मैंने पर्सनली बहुत अपने जो बहुत क्लोज लोग हैं ना, जिनसे मुझे फील होता है कि यार ये मेरे से हासिल नहीं करते और ये मुझे बहुत अच्छा मशवरा देंगे, उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे क्या बोला उन्होंने? उन्हें बोला कि इनको इग्नोर करो। तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन मैं जवाब देने वाला था और मेरे पास बहुत अच्छे जवाब थे और मेरे पास प्रूफ के साथ जवाब थे। तो मैंने बोला यार इग्नोर करते हैं इनको, क्योंकि अगर मैंने जवाब दे दिया, इसका सिंपल जवाब ये होता है कि अल्लाह अस्तर अलैक, कि ठीक है आप पे आपका अल्लाह पर्दा करे, इट्स ओके यार वो भी अल्लाह व निअमल वकील। यार एक सेंसिबल बंदा ना जान जाएगा कि मैंने क्या बात की और उसके बीच में आप मेरे जेंडर तक पहुंच गए। जी ठीक है, तो मैं चाहूँ तो मैं ऐसी सी बात सवाल का जवाब दूंगा कि उनकी रूह काम देंगे। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये बात, ऑनेस्टली मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा उनके ऊपर, वो डिप्रेशन का मरीज हो जाएंगी। आई कैन गारंटी दिस, मैं ऐसी वीडियो प्रूफ के साथ बनाऊंगा, वो डिप्रेशन का मरीज होकर मेरे घर आ जाएंगी, मैं बोलेंगी कि प्लीज बेटा वीडियो डिलीट कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़। लेकिन मैंने बोला ठीक है यार जाने दो, क्योंकि उनको अभी पता नहीं है कि वो किसके साथ भिड़ है। मैं रोस्टिंग के पास से होकर, मेरे साथ एक बंदा होता था, वो सऊदी अरब का सबसे बड़ा, हाँ वो सऊदी अरब का सबसे बड़ा रोस्टर है। और उस बंदे से जितनी मैंने रोस्टिंग देखी, और मैंने बोला यार ये तो मतलब खड़ा खड़ा बंदे को जलील कर देते। तो उसके साथ मेरा कंपटीशन चल रहा था, सोच लें आप। मतलब वो बंदा मुझे खुद कहता था कि बेटा तू रोस्टर है, तू तेरे अंदर रोस्टिंग वाला सीन है। तो जब वो बंदा मुझे बोल रहा था, तो फिर आप सोचोगे आप किससे पंगा ले रहे हो। तो लाइक आज आपको पता है कि सब फिर से आ रहे हैं वापस, सब फिर से जुड़ना चाह रहे हैं, सब फिर से दोस्त बनना चाह रहे हैं। वही अम्मी की बात मानी और सब ये सीन हो गया। और ये सीन, और इस चीज़ में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप किसी भी चीज़ को लेट गो कर देते हो ना, कि ठीक है कोई बात। मेरी एक चीज़ है, मैं आपको बताऊं, अगर मेरी किसी से लड़ाई होगी ना, तो मैं उसकी नेगेटिविटी पकड़ के बाहर अब्यूज़ नहीं करता हूँ, मैं चुप कर देता हूँ। और चुप करके मैं हल्के से पीछे होता हूँ और बहुत आगे चला जाता हूँ। इतना भाग लाल भाग वाला सीन होता है। और ऐसा भागता हूँ कि आमिर खान की तरह, अगर वो जीत भी जा रहे हैं ना, फिर भी मैं आगे जा रहा हूँ। आप मुझे आवाज़ देते रहोगे ना, मैं इतना दूर चला गया हूँगा, आपकी आवाज़ मेरे तक पहुँचेगी। फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान रैप से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, बीइंग डायरेक्टर, हर करियर से रिलेटेड। सबसे पहले तुम बाहर को स्पॉटिफाई पे प्रूव हो गया। हाँ माशाल्लाह, टिक आया, टिक आ जाएगा। अच्छा इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए फिर से मैं मिलूंगा ऐसे करके, ठीक है। और दूसरा, वो भी आपने कहा था कि स्पॉटिफाई पे जाओ, तो आपको अक्सर मैं फॉलो करता रहता हूँ। लेकिन आपको एक मज़े की बात भी बताता हूँ, मैं अभी पिछले दिनों घर पे आया ना, मतलब स्पॉटिफाई पे प्रूव हो गया, मैं खाना आज के बाद करीब सारे मेरे दोस्त ब्लॉक कर रहा हूँ सब, वो शायद दिनों की तरह खाना घर पे नहीं खाऊंगा। अम्मी ने ना पंजाबी में मुझे बोला, बेटा 1-2 हफ्ते बाद पाकिस्तान जा रहे हैं, जाके कार्टून को टेप चढ़ाओ। बोलो टिक गया, सारी वेरिफिकेशन निकल गई वहाँ पे, वेरीफाई हो गया घर पे। फिर यार वही, मतलब वो लोग कहते हैं, घर वाले कहते हैं सिक्योर होगा, बाहर होगा, बाहर वाले कहते हैं सिक्योर होगा, घर पे होगा। सिक्योर है सिर्फ उस राहदारी में गाड़ी से उतर के घर जाते थे। आने जाने, तो क्या फिर क्या प्लान है आगे के, क्या गाने आ रहे हैं, कौन सा आगे? बहुत इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस है, बहुत मजा आने वाला है आगे। ओके, इंटरनेशनली कोलैबोरेशंस हैं, और उसके बीच में क्या सीन है कि बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। जैसे नईम भाई के साथ अभी आने वाला है। ओके, और नईम भाई की बात मैं बता दूं, ही इज द फर्स्ट पाकिस्तानी रैपर इन जद्दा। ओके, ये किसी को नहीं पता, और वही एक बंदा है जो कमर्शियली कर रहा है। और आई थिंक सेकंड मैं हूँ। फर्स्ट वो इसलिए क्योंकि वो एज में बड़े और पहले आ गए, नहीं तो पहले मैं होता। डैम सॉरी नईम भाई। तो ये सीन है, वो कर रहे हैं ऑफिशियल सॉन्ग्स अपने जो जद्दा के अंदर कर रहे हैं। मुझे जद्दा के बारे बात नहीं करनी, मैं जद्दा की बात करूँ क्योंकि मैं वहाँ पर रहता हूँ। जद्दा के अंदर, इवन सऊदी अरब के अंदर भी पाकिस्तानी पहले वो हैं जिन्होंने रैप अरबिक में स्टार्ट किया, और ये और वो कर रहे हैं। और सेकंड मैं हूँ, और मेरा प्लान उनके साथ एक कोलैबोरेशन है, फिर एक और कोलैबोरेशन है, और आगे मेरी मतलब अगले साल से ना इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इंशाल्लाह। तो यहीं पर रहना है या मूव करोगे? इधर नहीं रहना, मूव कर जाओगे? ये रिश्ता, वही अम्मी को कह रहा हूँ, अम्मी को रिश्ता देखें बाहर क्यों। तो तुम्हारे पास तो खुद रेजिडेंस है पोलैंड की, तो यार यूरोप बहुत डिफरेंट है और वेस्ट बहुत डिफरेंट है। मेरा ड्रीम है वेस्ट साइड। ओके, तो उसकी बेस पे तुम वेस्ट पे नहीं जा सकते? उसकी बेस पे जा सकता हूँ, लेकिन उसकी बेस पे रिश्ता थोड़ी बोल सकते।
अगर है कोई तो अभी- सिंगल है भाई। हाँ। इंस्टाग्राम लिखा हुआ है। हाँ, खैर अच्छा, काफ़ी माशाल्लाह लंबा हो गया पॉडकास्ट, ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 घंटा हम लोग बातें कर रहे हैं, पता नहीं चला। Really? लेकिन कुछ जो मैं अपने हर गेस्ट से और हर उससे पूछता हूँ जाते जाते, लास्ट सवाल कि सलमान इमदाद के लिए मोहब्बत, प्यार, फीडबैक या आप ये कह लो कि क्रिटिसिज्म, व्हाटएवर देना चाहो तो। सलमान भाई के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि सलमान भाई जो है ना, ही इज़ एक सेकंड, इमेजिन कि मैं नहीं हूँ तुम्हारे साथ, अच्छा ओके, उन लोगों को बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा दोस्त बैठा है अब्दुलरहमान, ठीक है। जो आजकल मेरे सबसे क्लोज है, उसको मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ बता, सलमान भाई जो है बहुत फिट बंदे, जैसे है ना पीछे वैसे ही वो सामने है। और उनकी एक चीज़ बहुत मज़े की है, कंसिस्टेंसी उन्होंने सिखाई है मुझे। मेरे अंदर कंसिस्टेंसी उनकी वजह से आई। ओके। मतलब वैसे तो मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता हूँ, लाइक मैं 5-6 महीने में एक गाना बनाता हूँ, लेकिन उनकी वजह से लाइक हर काम में मैं कंसिस्टेंसी लेकर आ रहा हूँ। दूसरी, उनका जो इखलाक के अंदर सबसे प्यारी चीज़ है ना, वो ये है कि वो हसद नहीं रखते। कोई छोटा यूट्यूबर है, कोई बड़ा यूट्यूबर है, वो करेंगे, लेकिन एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में अपनी लिमिटेशन में रह के बंदे को बोलेंगे यार मैं ये करूँ, कर लो। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। और एक चीज़ उनकी सबसे बेस्ट ये कि उन सलमान भाई से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि जब भी वो मेरी चीज़ कुछ शेयर करते हैं ना, आई फ्रीकिंग गेट रीच, और बहुत अच्छी रीच आती है मुझे। और अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, सलमान भाई को पकड़ो। सलमान भाई इज़ अ वे टू गो इन द ग्राउंड। सलमान भाई को पकड़ के अच्छा कंटेंट बनाओ, कोलैबोरेशन करके मार्केट में सामने आओ। ओके, दैट्स व्हाट आई डू। तो ये चीज़ उनके अंदर बहुत अच्छी है कि वो बहुत अच्छे से फॉलो आपको सपोर्ट करते हैं। और अल्लाह ताला शायद इन्हीं वजह से उनको इंटरनेशनली चला रहे हैं, क्योंकि मैंने एक बार उनके लाइव में देखा था, दुनिया का हर बंदा होता है, कनाडा से भी है, अमेरिका से भी है, पाकिस्तान से भी है, सऊदी अरब से भी है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा रीच अपने साथ जोड़ के रखी हुई है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। थैंक यू सो मच। इम्प्रूव कैसे कर सकता है सलमान इमदाद? प्रूफ कैसे कर, ऑलरेडी सलमान भाई ने प्रूफ किया है। उन्होंने इम्प्रूव कहाँ से करना स्टार्ट किया था कि जब मैं फजल भाई के साथ काम करता था, अब्दुल मालिक फरीद भाई के साथ, तो उस टाइम हम लोग एक व्लॉग बना कर आए थे पहाड़ पर। और उन पहाड़ वाला व्लॉग से सलमान भाई ने इंस्पायर होकर जो एडिटिंग में वीडियो व्लॉग डाला था, वो उनकी पूरी जर्नी से डिफरेंट व्लॉग था। उन्होंने इम्प्रूव किया। और आगे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? आगे वो ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि वो इक्विपमेंट से बस इम्प्रूव करे, डायरेक्शंस उनको आती है, कंपोजिशंस आती हैं, व्लॉग में बेस्ट है वो, बीस्ट है जद्दा के। थैंक यू सो मच। और इसी अपनेपन के साथ 4 बज चुके हैं रात के, और अभी तो बहुत कुछ बोलने बाकी। और जो भी अगर कुछ बोलना चाहते हो मोस्ट वेलकम, बोलो, कोई जल्दी नहीं है। अगर मुझे तो कोई जल्दी नहीं है पॉडकास्ट ख़त्म करने की, मुझे मज़ा आ रहा है। खुल के बोलो, खुल के बात करो। और भी कोई ऐसी दिल में बात लेके आए थे जो टॉपिक में नहीं आई, प्लीज़ शेयर। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि यार डोंट स्प्रेड हेट। और मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं, अगर मेरे से कोई बेटर लड़का है ना, तो मैं कभी भी ये नहीं सोचता यार कि अगर आगे आ गया तो मेरा सीन ऑफ हो जाए। लड़की हो तो सोचते हो, लड़की हो तो सोचता, लड़कियाँ करती भी ऐसे। तो मेरा एक दोस्त है, जैसे मैं आपको बार बार उसका जिक्र कर रहा हूँ, मेरे सर्कल में सिर्फ 2-3 लड़के हैं और वो बहुत अच्छे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिनेमाटोग्राफर और डायरेक्टर हूँ, तो एक मेरा दोस्त है अब्दुलरहमान, वो भी बहुत अच्छा सिनेमाटोग्राफर है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि लापता में वो बंदा नहीं होता तो वो लापता नहीं बनता, और उस लेवल का नहीं बनता। आपको पता सिटी वॉक की पूरी आइडिया किसका था? वो अब्दुलरहमान का था। ओके, मेरा नहीं था वो। मैं उससे पूछ रहा था, ब्रो हेल्प कर मुझे कि मैं इस टाइप की जगह कैसे बनूं। उसने मुझे बोला सिटी वॉक चलते हैं। ओके, तो उसने मुझे जद्दा सीजन जब चल रहा था तब सिटी वॉक नहीं लेकर गया, लेकिन जब खत्म हो के बंजर हो गया तब ले गया वो। और आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। मैं उसका दिल से शुक्रगुजार हूँ, और बहुत अच्छा बंदा है। और जब से मैंने दुआ की ना कि अल्लाह मुझसे हासिदी दूर कर दे और अच्छे लोग जुड़ जाए, तो एक वो आके जुड़ गया, एक 2 और लड़के आके जुड़ गए, एक आप जुड़े आकर। इस पे एक मज़े की बात बताऊँ कि हर साल के शुरू में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जितने भी लोग जो मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं, या मुझे फ़ायदेमंद ना भी सही, लेकिन जो मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं, हाँ। उनको मुझसे दूर कर दे। और बहुत सारे लोग दूर हो जाते हैं, मैं अकेला और हमें पता क्या लग रहा होता है, यार ये क्यों हो गया। हाँ, लेकिन जब आप पिक्सल उठा के देखते हो ना, पिक्चर का एक पिक्सल देख रहे होते हो, पूरी पिक्चर में आपको बहुत फिट दिख रहा है। तो मैं ये बता रहा था कि मुझे मेरी ये आदत बहुत अच्छी लगती है। मैं चाहता हूँ मेरा हर दोस्त आगे जाए और मेरे से आगे ज़्यादा जाए। और ये मैं बार बार उस बंदे की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो बंदा
मुझे ऐसा लग रहा है वही रूट फॉलो कर रहे हैं जो कि एक नॉर्मल बंदे को करना चाहिए, और जैसे मैंने फॉलो किया। और पता है ये हसद से रिलेटेड बात जो है, ये जितने भी कामयाब लोग हैं ना दुनिया के अंदर, ये इन सब में तुम्हें ये बात कॉमन मिलेगी कि वो कभी भी दूसरे को नीचा नहीं दिखाते और ना ही कभी किसी की लैग पुलिंग करते। और मेरे से भी अगर किसी को कोई भी सवाल है और कुछ भी जजमेंटल चीज़ उसको लगती है तो प्लीज़ मुझसे आके बात करें। बाहर बहुत सारी बात, क्योंकि हम पब्लिक फिगर्स हैं तो हमारे बारे में नेगेटिविटी क्रिएट होती रहती है, लेकिन कुछ भी आप ऐसे सुन रहे हो तो मेरे पास आओ, मैं आपको और अच्छे से। तुम्हारे काम से रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगा कि अगर जैसे तुमसे किसी को अपना कमर्शियल बनवाना हो या कुछ ऐसा कमर्शियल बनवाना है तो इट डिपेंड्स, लाइक वेडिंग मेरे पास बहुत आ रही है आजकल, और मैं वेडिंग्स पे पहले नहीं करता था। वेडिंग्स में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो फैले हुए हैं, वो ऑलरेडी कर रहे हैं, और लेकिन मैं अब वेडिंग्स की तरफ इसलिए आ रहा हूँ। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप फिल्म मेकिंग फील्ड में आ रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि हम अपना प्राइस कम रख के तो क्लाइंट्स घेर लेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं करना। क्योंकि यार आप अगर बहुत अच्छे हो ना तो आप वो उतनी वैल्यू दे रहे हो, तो अपना प्राइस आप वही रखो जो आप डिजर्व करते हो। ये नहीं करो कि यार हाँ ये आपके अंदर है, ऑनेस्टली ये आपके अंदर ये चीज़ है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार अगर मैं नया नया बन गया और मुझे सब कुछ आ गया और मैं एक एडिटर या फिल्म मेकर बन गया हूँ, तो अब अगर मैं वेडिंग प्रोजेक्ट्स करने लगा, तो अब मैं फॉर एग्जाम्पल जैसे सदाबाजी है, बहुत फेमस है वेडिंग की तरफ, मलीहा है, एक दो और है, तो मैं इनसे कम प्राइस कर लूँगा। मैंने पहले ये सोचा था कि मैं इनकी मार्केट तोड़ूंगा, सॉरी गाइस, बट आई वाज लाइक नहीं यार वेडिंग मेरा सीन नहीं है। तो वेडिंग में पता क्या होता है, वेडिंग में आपको लड़कियों की साइड पर अलग चाहिए होता है, और लड़कियों की साइड पर अगर मैं जा भी रहा हूँ तो मुझे लड़कियों वाला शूट बहुत ज़्यादा लगता है। बाजी ऐसे करें, बाजी वैसे करें, वो करना ना मुझे फील लाइक मैं वो फैसलाबाद का कोई जो बड़े कैमरे वाला नहीं होता, वो वाला बंदा लग रहा हूँ। सॉरी मैं मतलब कंट्रोवर्शियल नहीं हो, रेसिज्म ना हो, बट आई फील लाइक दैट कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है। इसके पीछे एक बंदा तार उठा के फिर हाँ तो वो वाला सीन होता है। नहीं हालांकि आई लव, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा काम है, बट ये संभाला है तुमने, अच्छा खैर। बट मुझे इतना पता है कि आपकी बात से मैं थोड़ा सोच चला गया कि अब ये कभी नहीं करो। अगर आप एक अच्छी, मुझे इतना पता है कि लास्ट टाइम मुझे वेडिंग का कोई प्रोजेक्ट आता है ना, फॉर एग्जांपल ये मैं एक टिप दे रहा हूँ बिगिनर्स को जो नहीं स्टार्ट, तो मैं देखता हूँ कि उसका प्राइस क्या है, और उस प्राइस में मैं सिर्फ ये नहीं देखता कि मेरा एक्सपेंस आ रही नहीं है, मैं सारी चीज़ें मिलाकर, और मैं उसको कहता हूँ कि बेटा तुझे हॉलीवुड सिनेमैटिक क्वालिटी दूंगा मैं, तुझे मैं ये नॉर्मल क्वालिटी लोकल क्वालिटी नहीं दूंगा। तो कहता है अच्छा मुझे अपना पोर्टफोलियो भेजो, फिर मैं इसको भेजता हूँ पोर्टफोलियो। उसके बीच में मैंने रेड सी फिल्म फेस्टिवल के लिए जो परफ्यूम का कमर्शियल डिज़ाइन किया, गाने, ये वो सब इवेंट्स भेजता हूँ, एकदम से वो प्रूफ करते हैं। तो अगर आपका काम अच्छा होता है, जैसे आपने बताया, आपका काम अच्छा होता है तो आपको जितना प्राइस बोलते हैं वो मिलता है। तो कभी भी अपना प्राइस रेंज नीचे नहीं करोगे, जैसे आप पता है सब, यार क्या बात कर रहे हो मैं तो ये मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, आपको नहीं। तो ये मेरा एक मेन मैसेज है कि डोंट गो बिलो द बार्स। और इसमें एक मज़े की बात पता है क्या है, एक और एक सीक्रेट टिप देता हूँ, किसी को नहीं पता। हाँ, आप जब हाई कोट करते हो ना, जो आपकी प्राइस होती है, नॉट हाई कोट, हाई या लो, गर्मी होगी बड़ी ज़्यादा, शौकी निकल आई है पूरी पता चला 40 डिग्री में जैकेट पहनने का वो। अच्छा, इट्स नॉट अबाउट के कोटेशन हाई है या लो है, हाँ, या महंगा है या सस्ता है, एग्जैक्टली। इट्स अबाउट कि अगला बंदा आपको कैसे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जिनको आप प्राइस नहीं भी बताओ, ठीक है, वो कहते हैं हमें ये काम करना है, ठीक है, कितने का होगा वो हम बाद में देख लेंगे, आप हमारे ये काम कर दें। आप उनको उसके बाद इनवॉइस भेजो, वो आपकी पेमेंट कर देते हैं बिना कुछ बोले। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, दूसरे ऐसे लोग भी आते हैं जो आपसे अलिफ से ये तक सारी एनालिटिक्स लेते हैं, सब सवाल पूछते हैं, सब कुछ करवा के उसके बाद जब आप उनको प्राइस बताओ, इतना महंगा। यार आप एक बजट लेके आए हो एक काम कराने के लिए, एक जहन लेके आए हो, तो काम में महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, काम होता है, ठीक है ना। और उसके आपको जो पे करने होते हैं वही करने होते हैं। और अगर अगले बंदे को आप पता चल जाता है, तुम भी क्लाइंट से डील करते हो तो पता चल जाता है कि अगला बंदा इस लेवल का पे करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो जिसका पहले से पता चल जाए ना कि इसने आगे से मुंह फाड़ के इतना महंगा कहना है, तो उसको थोड़ा और महंगा करके बताओ। उसका एक रीजन है, क्या वो फिर और नीचे आएगा ना, तो फिर आप उसमें उसका एक बहुत अच्छा रीजन ये है कि वो काम तो आपसे, फॉर एग्जाम्पल तुम एक कमर्शियल बनाने के 10,000 ले लेते हो, ठीक, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम 10,000 ले लेते हो एक कमर्शियल बनाने के। अब तुम्हारे पास एक क्लाइंट आता है, तुम उसको, तुम्हें पता है ये तुमसे 10,000 रियल में काम नहीं कराएगा, इसका बजट ही नहीं है, और ये तुम जज कर चुके हो उसको, ठीक है। इसको तुम 5,000 भी बोलोगे ना, तब भी ये तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगा,
ठीक है हाँ। तो तुम उसको प्राइस बताओ 15,000 रियाल, फिर वो 5 पे आएगा। नहीं आएगा वो बोलेगा इतना महंगा, बोलो सॉरी मेरा यही प्राइस है आप देख लें, क्योंकि तुम्हें तो उसका काम करना ही नहीं है। हाँ ठीक है, तुमने यहाँ बिजनेस नहीं पकड़ना, तुमने यहाँ पे अपने लिए वर्ड ऑफ माउथ का एक बंदा छोड़ना है मार्केट में। एग्जैक्टली, समझ आई? यस, वो अब जब जिसके साथ बैठेगा वो बताएगा यार शाकिर ना 15,000 रियाल का एक प्रोजेक्ट बनाता है। ठीक है, शाकिर 15,000 रियाल का एक प्रोजेक्ट, 40 लोगों में बैठ के वो ये बात कर देगा, उन 40 में से 5 लोग तो ऐसे होंगे जो 15,000 का प्रोजेक्ट अफोर्ड कर सकते होंगे, वो आके तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट करेंगे। Boom. समझ आई? और लिटरली मैंने ये करके देखा है और मुझे ऐसे बिजनेस मिला है। यस यस यस। पिछले दिनों मेरे पास एक बंदा आया था, तुम्हारी तरफ से आया था, तो उसको मैंने भेजा था। उसको जब मैंने कोटेशन भेजी तो वाज लाइक कि यार मैं आपको एलवी वालों को कोटेशन दे रहे हैं क्या? मैंने कहा मैं एलवी वालों को कोटेशन ओके आई गॉट इट। मैंने कहा खुदा ना खास्ता एलवी वालों की तो कोटेशन मैंने दी नहीं है, बहुत भाई बंधु वाली कोटेशन दी है मैंने आपको। एग्जैक्टली वाज लाइक कि नहीं यार ये तो बहुत वो ये, खैर लेकिन मैंने उनको फिर अच्छी कोटेशन दे दी। मैं ये बात बताना चाहूँगा आप लोगों के, फॉर एग्जांपल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका भी वर्थ नहीं पता, उन्होंने सस्ते में काम करा कर निकल जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर वो एक बार ऐसा काम कराने लगे तो उनको नहीं पता एक्सपेक्टेशन में रिजल्ट क्या आने वाला उनके पास। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल टिकटॉकर्स को मैं थोड़े से बजट में काम करवा रहा हूँ अपना, और एक यूट्यूबर को मैं करा रहा हूँ जिसके पास फ्रिकिंग 40,000 प्लस रीच है, तो देयर इज अ बिग डिफरेंस ब्रो। आपको सिर्फ आपकी सेल नहीं होने वाली, आपका काम नहीं होने वाला, आपके नाम को एक ब्रांड आइडेंटिटी मिलने वाली है। एक ब्रांड जो है आपके ब्रांड को ब्रांड बन के दिखा रहे हैं, तो आपके ब्रांड का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लेकिन ये लोग नहीं दिखते। जैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स के साथ काम किया है, काफ़ी क्लाइंट से डील किया है, जिसके अंदर कुछ यानी आप ये कह लो कि छोटे बिजनेसेस भी हैं, बड़े बिजनेसेस भी हैं। उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबली मैंने काम किया है ना, वो अल जदीद के साथ किया है। अल जदीद के साथ मैंने 1.5 महीना काम किया ना, वो मेरी लाइफ का बहुत बेस्ट टाइम था। उनके साथ मैंने एक चीज़ बहुत सीखी है, बेस्ट चीज़ उनके अंदर ये थी कि फ्रिकिंग मोटिवेटर, यानी उनके साथ ना वो आपकी किसी भी चीज़ में आपको रोकते नहीं है कि नहीं ये नहीं करो, ऐसे नहीं, वो आप उनको कोई आइडिया दो, बोलते यस गो हेड। फजल भाई का मैं बताऊं कि वो दुनिया के सबसे ज़्यादा जद्दा के अंदर मैंने मोटिवेटेड बंदा ऐसा ही है। और उनके अंदर बेस्ट चीज़ ये है कि वो भी मुझे मेरी तरह थोड़े से क्यों लगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि यार काम नहीं हो रहा, खुद सीख लो। उठा के लैपटॉप, उन्होंने मुझसे पूछा ब्रो कैमरा सबसे अच्छा कौन सा उस टाइम का ना, मैंने बोला सबसे महंगा बताता हूँ इनको, जब नया था ना साथ में, सॉरी फजल भाई थोड़ा लीक ही कर रहा हूँ मैं, तो मैंने बोला ब्रो ये वाला कैमरा। अगले दिन मैं गया टेबल पे वो कैमरा पकड़ा, मैंने बोला यार ये तो फिट बंदा है माशाल्लाह। फिर बोला लेंस कौन था, मैंने लेंस बताया, अगले दिन वो लेंस आया हुआ, अगले दिन ही। फिर वो बोलते पीसी कौन सा अच्छा है, मैंने बोला एलियन वेयर का मॉनिटर के साथ लैपटॉप अलग से पूरी मॉनिटर स्क्रीन उठा के बदल भाई लेकर आके अगले दिन। तो माशाल्लाह ही इज़ लाइक मैन ऑफ वर्ड, जो कहते हैं वो करते हैं। और उनकी जब मेरी और उनकी जर्नी क्यों ख़त्म हुई थी, क्योंकि ख़त्म नहीं हुई थी, वी वर लाइक के मतलब कि ऐसा सीन हो गया था कि उनकी जो जॉब थी और मेरी जो जॉब थी, मैं ऑलरेडी जो जॉब कर रहा था, तो मैं उनके साथ पार्ट टाइम काम करता था, तो मेरी जॉब बहुत एक्स्ट्रा टाइम की होगी, तो मैं उनको टाइम नहीं दे पा रहा था। तो मैंने बोला इससे पहले रिलेशन ख़राब हो, बेहतर है कि आप वो कर लो, एक्सक्यूज कर लो। आई फील लाइक कि अब भी अगर वो मुझे कभी काम बोले ना, तो आई वुड लव टू डू। मैं यही बता रहा था कि फजल भाई के साथ काम करने का मुझे हम इन सब में सबसे ज़्यादा मज़ा आया, और सबसे ज़्यादा काम मैंने फजल भाई के साथ किया। और तो स्पॉन्सर है, लाइसेंस आ जाए तो फिर दोबारा से होंगे इंशाल्लाह। तो इनमें सबसे अप्लाई किया आपने? नहीं अभी तक नहीं किया, बताता हूँ, बात से मत हटाओ मुझे। इसमें से सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा इस वजह से लगा फजल भाई के साथ काम करने में कि एक तो आपको फ्रीडम देते हैं कि आप मर्ज़ी से काम करो, आपके ऊपर कोई वो नहीं है, वीडियो बना के दिखाने की भी ज़रूरत नहीं, पब्लिश कर दो, ओके। यानी उनको इतना बिलीव होता है अगले बंदे के ऊपर, उसके आइडिया के ऊपर, कि वो बोलते हैं कि जा बल्ले बल्ले। फजल भाई देखो यार बहुत तारीफ हो रही है यार, स्पॉन्सर दो कोई हमें, कोई स्पॉन्सर दो। नहीं माशाल्लाह फजल भाई के साथ कभी भी एक सबसे इम्पोर्टेंट मसला जो होता है पेमेंट का होता है, वो कभी भी अल्लाह का शुक्र है पेमेंट का मसला कभी नहीं। साथ जितनी देर काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये इसमें वो नहीं है कि सबके सामने उनकी तारीफ कर रहे हैं, वो ही डिजर्व्स इट। मैं फिर भी इसलिए कह रहा हूं कि मुझे स्पॉन्सर चाहिए आपके। नहीं बहुत तो बस अब काफ़ी लंबी हो गई तुम्हारा पॉडकास्ट, बहुत ज़्यादा हो गया, लंबा हो गया। हाँ बच ठीक है, अपना ख्याल रखना। 4:15 बज चुके हैं, आपने कह रहा था तो ही रखना, और वरना तो ट्रक के नीचे आ रहे थे कौन सा। ठीक है ना रखना भाई।
आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और ये रखे ना रखे, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। अगर यहाँ तक देखा है ना पॉडकास्ट, अगर यहाँ तक देखा है तो और या सुना है तो पैट्रियन पे सपोर्ट करना और इजी पैसा पे भी सपोर्ट करना। अगर यहाँ तक देखा है तो मतलब आप रच बस के देखने वाले हो, तो हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये चीज़ मैं शुरू में भी कह सकता था, लेकिन अगर आप यहाँ तक देखते हो तो आप डिज़र्व करते हो, हम डिज़र्व करते हैं आप लोगों की तरफ से सपोर्ट पैट्रियन पे और इजी पैसा पे। और कमेंट करके बताना कि हाँ भाई डन हो गया, ठीक है ना? कैसा दिया? कैसे नहीं दिया? अच्छा चलो जी, अल्लाह हाफिज़। चीज़ हो गया।